पुनर्जन्म के बाद मैंने जो पहली चीज की वो थी एक पत्थर को सीधे निगल जाना, और वो भी सबके सामने अपनी बेहद मोहब्बत करने वाली औरत को जबरदस्ती उसकी पालतू सांप बांस की हरी को भी निगलने के लिए मजबूर कर दिया। सब लोग सोच रहे थे कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के जीव जंतु में बदलाव आ जाएगा और हर कोई जो कुछ भी बदलाव से पहले खा चुका होगा उसे उसी के मुताबिक सुपर पावर मिल जाएगी। पिछली जिंदगी में तब जब आपदा आने वाली थी मैंने भेड़ के मांस का स्टीम्ड बंस खाया था, इसलिए मुझे बाल उगाने की ताकत मिली थी। शुरू में ये पावर खराब मौसम में मेरी मानसिक ताकत लगाकर ऊन पैदा कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे बदलाव वाले दानव और भी ताकतवर होते गए मैं बस एक बेबस भेड़ बन गया जिसे मार दिया जा सकता था। इस बार जब मैं फिर से जन्मा तो मैं पूरी तरह से तैयार था। पिछली जिंदगी में मैंने देखा था कि पांगू की ताकत वाला एक विशाल कुत्ता था जो असल में शहर के दक्षिण में एक पुराने सामान की दुकान वाले का पाला हुआ देसी कुत्ता था। एक मौका मिला जब उस दुकान वाले से पता चला कि वो कुत्ता उसे बचाते हुए गलती से एक जादुई पत्थर निकल गया था। मैं पुनर्जन्म के बाद सबसे पहले उस दक्षिण शहर के पुराने सामान की दुकान गया और टुकड़ों में पैसे जुटाकर वो जादुई पत्थर खरीद लिया। जहां तक बात है कि मैंने अपनी चाहने वाली शिया बानरू को उसकी पालतू बांस की हरी सांप को निगलने के लिए क्यों मजबूर किया, तो ये इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझसे सच में प्यार करती है। पिछली जिंदगी में जब बदलाव आया था शिया बानरू कभी मेरा साथ नहीं छोड़ी। उसे खुद इतनी ताकतवर बर्फीली क्षमताएं मिली थी कि वो इस अंत वाले दौर में आराम से जीवित रह सकती थी, लेकिन फिर भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे जैसे कमजोर आदमी की रक्षा की। आखिर में सीतुन यानी पूरी निगलने की वजह यह है कि पिछली जिंदगी के इंसानों ने यह अनुभव किया था कि जब पूरी तरह निगला जाता है तो टैलेंट सबसे बेहतर मिलता है। अगर मेरी ड्रैगन नसों का नीलम पत्थर इंसानी ताकत से काटा जा सकता तो मैं खुद शिया बानरू के साथ आधा आधा लेना चाहता था। अब तो भले ही ये जल ड्रैगन थोड़ा कमजोर हो, फिर भी शिया बानरू की पिछली जिंदगी के बर्फीले टैलेंट से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इस वक्त मेरी जिद देखकर शिया बानरू का दिल उलझन में था। एक तरफ वो उस लड़के से बेहद प्यार करती थी जो उसने कई सालों से चाहा था, दूसरी तरफ वो अपनी प्यारी पालतू से जुड़ी थी। उसकी सोच में तूफान था। मेरी मजबूती देख उसने फैसला कर लिया, माफ करना छोटी किंग, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शिया बानरू ने छोटी किंग सांप को पकड़ लिया, उसकी जीभ दबाकर पूरी क्लास के सामने बिल्कुल जैसे खट्टी नूडल्स हों वैसे उसे शांत निगल लिया। जब शिया बानरू ने मेरे साथ पागलपन में साथ दिया तो पूरी क्लास के बच्चे दंग रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, बस हैरान होकर वाह वाह की आवाजें निकालने लगे। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो भी पागल होने वाले हैं। जब तक शिया बानरू पानी पीने वाली मशीन के पास जाकर कई गिलास पानी पिए और दीवार से टिककर लगातार उल्टी करने लगी, तब तक सब कुछ चल रहा था। मैं शिया बानरू की नकल कर रहा था। तुम सचमुच शिया बानरू हो? तुम पागल हो क्या? उसने तुम्हें खाने को कहा और तुम सच में खा गए? मैं तो अभी तक पूरी तरह से जागा भी नहीं हूँ, कैसे ऐसे बेहुदा हालात देख सकता हूँ? टीचर तो अभी तक इस झटके से बाहर नहीं आ पाए, वे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे कि युवा लोग क्या सोचते हैं। सब चहल पहल में मैं शिया बानरू के पास पहुंच चुका था। उस वक्त शिया बानरू की खूबसूरत और परी जैसी शक्ल पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। दर्द के कारण पसीना उसके माथे पर चिपका हुआ था जो उसे बेहद नाजुक और दयनीय दिखा रहा था। मैं भी चेहरे से सफेद था। पेट के दर्द को सहन करते हुए मैंने उसे अपनी बाहों में लिया। मैंने कर दिखाया, शिया बानरू ने दर्द भरी आवाज में कहा और मेरी कमर को पीछे से पकड़ लिया। मैं उसके पीले पड़े चेहरे को धीरे से सहला रहा था। वो बोलते हुए अपने होठों से खून निकाल रही थी। ये नज़ारा देखकर टीचर डर गए और तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया। क्लास में जो शिया बानरू को पसंद करते थे और बार बार रिजेक्ट होते थे, उनमें से एक गौजुन हाओ दिमाग खराब हो गया था। उसके अंदर गुस्सा ऐसा उठा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लंबा चौड़ा मसल्स वाला लड़का था जो सालों की कड़ी मेहनत से मजबूत हुआ था। वो भारी कदमों से दौड़ता हुआ मेरे पास आया। चेंजिए, तुम मर जाओ, तुम जानते हो कि उसे तुमसे प्यार है, फिर भी तुमने उसे सांप खाने को क्यों कहा? उसकी चीख बिजली की तरह गूंज रही थी जिससे सारे क्लास के बच्चे कांप गए, पर मैं गौजुन हाओ को एक नजर भी नहीं देखा। इस वक्त मैं शिया बानरू को गले लगाए हुए था जो और भी कमजोर हो रही थी। मैंने फोन निकाला और स्क्रीन पर समय देखा। गौजुन हाओ भीड़ को धकेलते हुए सीधे मेरी तरफ बढ़ा। मैं शिया बानरू को गले लगाए धीरे धीरे उल्टी गिनती करने लगा। गौजुन हाओ आता रहा लेकिन मैं हिला भी नहीं। कई लोगों ने अनायास ही सांस रोक ली। जैसे ही 10 बजे का समय हुआ, बाहर एक बहुत बड़ी ऊर्जा वाली चमक फट पड़ी। इतनी तेज रोशनी थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। ये दृश्य बस एक पल के लिए था और जल्दी ही खत्म हो गया और सीधे मेरी तरफ दौड़ते हुए गौजुन हाओ अस्थायी रूप से तेज रोशनी से अपनी आंखें झिलमिलाने की वजह से जोर से जमीन पर गिर पड़ा। तेज रोशनी के अचानक चमकने के बाद एक अदृश्य विद्युत चुंबकीय तूफान कुछ ही सेकंडों में पूरे सौर मंडल को अपनी चपेट में ले लेगा। इस दौरान सभी लोग अपने आप खिड़की की ओर देखने लगे, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ज्यादातर लोग जल्दी ही होश में आ गए और इसे मामूली समझकर अनदेखा करने लगे, लेकिन कुछ लोग इंटरनेट पर खबरें खोजने लगे। उन्होंने पाया कि मोबाइल फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहा है। गौजुन हाओ फिर से जमीन से उठ खड़ा हुआ और फिर से गुस्से में मुझ पर चिल्लाते हुए दौड़ा। आज मैं यकीनन बानरू के लिए बदला लूंगा। उसकी आवाज में कातिलाना इरादा साफ झलक रहा था। गौजुन हाओ लंबे समय से वर्कआउट करता रहा है। उसकी कद लंबा है, लगभग 1.9 मीटर, और मांसपेशियां बहुत साफ दिख रही हैं। उस वक्त सारे साथी दिल ही दिल में मेरे लिए दुखी थे, लेकिन जैसे ही उस भारी मुक्के ने मुझे मारा, अचानक आसमान की चमकती रोशनी कुछ सेकंडों में एकदम अंधेरा हो गई।
एक हल्की लालिमा आसमान से चमकने लगी। सूर्य के तूफान की वजह से मैग्नेटिक फील्ड गड़बड़ा गया था, जिसके कारण आसमान का रंग बदल गया। और ठीक उसी वक्त जब ये अजीबोगरीब घटना हो रही थी, मेरी गोद में बैठी शिया वानरू ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। सब लोग अपने आप उसकी ओर देखने लगे। जो कुछ उन्होंने देखा वो भयानक था। शिया वानरू का रंग पीला पड़ चुका था और वो पहले से भी ज्यादा अजीब और खतरनाक दिख रही थी। उसके सिर पर एक जोड़ी ड्रैगन के सींग उगाए थे, जो चांदी की चमकदार बिजली की तरह झिलमिला रहे थे। उसके खूबसूरत गालों के चारों ओर सफेद चमकदार कुछ स्केल्स थे, जो उसकी बैक के पास शोल्डर्स तक थे। उसने सफेद लंबा स्कर्ट पहना था और उसके स्केल से हल्की सफेद चमक निकल रही थी, जो उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। पीछे एक नीला सफेद ड्रैगन की पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी टीवी सीरियल में दिखने वाला अजीब जानवर। जब सीजा वानरू ने बदलते ही अपने दिमाग में ये सारी जानकारी पाई, तो उसका दिल बारीकी से महसूस कर रहा था कि मैंने उसे जो कुछ भी खिला दिया वो सब उसके भले के लिए था। जो पहले ही मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करती थी, वो और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई मेरी चुनौती दे। वो मेरे सामने आई और बस अपने हाथ की हथेली दिखाकर आसानी से गौजुनहाओ के बड़े मुट्ठे को रोक दिया। गौजुनहाओ की वो मुक्का न सिर्फ बेअसर साबित हुई, बल्कि जैसे ही उसने सीजा वानरू की हथेली को टच किया, उस पर चढ़ी हुई बाई लिंग की अकवच ने उसे पूरी तरह रोक दिया। इस वक्त गौजुनहाओ जोर जोर से चीख पड़ा। उसने काले पड़ चुके धुआं निकलते हुए दाहिने हाथ को मजबूती से दबा रखा था। दर्द सहते हुए घबराकर चारों ओर पानी ढूंढने लगा। अपने दाहिने हाथ की ओर बढ़ा। इस वक्त सीजा वानरू के चेहरे के टुकड़े धीरे धीरे उसकी त्वचा के नीचे छिपने लगे थे। ऊपर से उसके ड्रैगन के सींग भी तेजी से वापस लौटकर अपनी असली हालत में आ गए थे। वो मेरी तारीफ पाने की उम्मीद से मेरी तरफ देखने लगी थी, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। फिर भी सीजा वानरू साफ महसूस कर रही थी कि जब वो मुझे देख रही है तो उसकी आत्मा कांप रही है। ये एक कमजोर जीव की उस भयभीत भावना जैसी थी जो तेंधी के सामने होती है और जो उसकी जीन में गहरे से आती है। उसे कुछ अंदाजा था कि ये वही चीज है जिसके बारे में मैंने पहले कहा था कि मैंने पहले ही कुछ और निगल लिया है। सीजा वानरू को नहीं पता था वो चीज क्या थी, लेकिन उसका शरीर और दिल डूबते और तैरते महसूस कर रहे थे, जिससे मुझसे उसकी मोहब्बत और भी गहरी हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि मैं इबियन के बारे में कैसे सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसे यकीन था कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी अभी की ताकत मैंने ही उसे दी थी। ठीक इसी समय खिड़की से लाल रोशनी आई, जो और भी तेज हो गई। काले अंधेरे को ऐसे चमका दिया जैसे आग भरी सुबह हो। लगभग उसी समय गौजुनहाओ की चीख अचानक बंद हो गई। एक पल के ठहराव के बाद क्लास में फिर से एक के बाद एक चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। कई लोग जो स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे, उस अजीब सी रोशनी के प्रभाव में घबरा गए और चिल्लाने लगे। माहौल पूरी तरह से उथल पुथल में था। उसी वक्त लाल रोशनी कम हो गई और क्लास के उस ओर एक बड़ा मछली जैसा शरीर दिखा, जो मांस खून से भरा और हड्डियों से छिद्रित था। उस विशाल आकृति के नीचे दो मांस और खून से लथपथ लोग दबे हुए थे। बाकी लोग ये देखकर डर के मारे जमीन पर बैठ गए और उन दबे हुए दो लोगों को घबरा कर देखने लगे। वो खूनी और डरावनी विशाल आकृति से बार बार भयानक चीखें उठ रही थीं। 2 बार चमकने के बाद पूरी दुनिया में ऐसा बड़ा बदलाव क्यों आ गया? उसे ये पता नहीं था कि उन चमकदार रोशनियों और विद्युत चुंबकीय तूफानों में एक अजीब ताकत छुपी हुई थी, और दोनों के मिलने से ही विकृति पैदा होती है। केवल वही इंसान जिनका दिमाग काफी मजबूत होता है, वे उन अजीब ताकतों के प्रभाव को झेल पाते हैं। ऐसे लोग अपने अंदर बचे हुए बाहरी तत्वों के आधार पर असाधारण शक्तियों को जागृत कर पाते हैं, जिन्हें हम नकलची दिव्य शस्त्र कहते हैं। तो खून चांद वाला राक्षस पक्षी था, लेकिन ये विकृत दानव कैसे गौजुनहाओ से बाहर निकल आया? पिछली जिंदगी में जब विकृति हुई थी, मैंने छुट्टी ली थी, इसलिए स्कूल नहीं गया था, जिससे मैं इस खून की लालिमा वाली घटना से बच गया। दोबारा जन्म लेकर 2 जिंदगियां जीने के बाद मुझे विकृति के बाद उभरने वाले कई खतरनाक जीवों के बारे में पता था। ये जो पक्षी जैसा दानव है जो गौजुनहाओ में बदल गया है, उसी खून चांद राक्षस पक्षी कहते हैं। भले ही ये सिर्फ एक दुनिया का राक्षस है, लेकिन इसकी गति बहुत तेज है और इसके पंजे चाकू जैसे तेज हैं। विकृति के शुरुआती दौर में ये सबसे खतरनाक और जानलेवा जीवों में से एक था। यहाँ तक कि शुरुआती लोगों के लिए भले ही वे म्यूटेशन के दौर से बच गए हों और अपनी छुपी हुई शक्तियां जागृत कर पाएं, उन्हें भी इसे समझने और मुकाबला करने में बहुत वक्त लगता था। खून चांद राक्षस पक्षी की इतनी भयानक रफ्तार थी कि शायद अब अपनी शक्तियां इस्तेमाल भी न कर पाएं और सीधे ही ठंडे पड़े जाएं। सिर्फ वही लोग जिनके पास टॉप लेवल की छुपी हुई शक्तियां थीं और जो जल्दी से स्थिति समझकर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर पाते थे, वही बच पाए। आम इंसान के लिए खून चांद राक्षस पक्षी से सामना मतलब मौत के मुंह में जाना था। खासकर अब जब रोशनी कम हो गई है और सिर्फ दूर दूर से हल्की सी लाल चमक बची है, अंधेरे में खून चांद राक्षस पक्षी की उल्लू जैसी आदतें उसे और भी खतरनाक बनाती हैं। पिछली जिंदगी में मैंने जागरूकता हासिल की थी। अगर शावान्यू उस अजीब घटना के बाद तुरंत मेरे पास न आती और मेरे साथ दृढ़ता से नहीं चलती, तो शायद मैं बाहर ही मर चुका होता। लेकिन घर की वजह से मैं खून के चांद वाले पक्षी से बच गया। इसी वजह से मुझे समझ में आया कि पिछली जिंदगी में हमारे क्लास में लगभग कोई भी स्कूल से बाहर जीवित नहीं निकला। मेरे दिमाग में ये ख्याल आते ही मैंने सतर्क होकर खून के चांद वाले पक्षी की ओर देखा और तुरंत अपनी टैलेंट शक्ति जगाने की कोशिश की। फिर मेरे दिमाग में मेरी टैलेंट की जानकारी चमकने लगी। मेरी आंखों में चमक आ गई। खून के चांद वाले पक्षी, चलो तुम्हें आजमाता हूं। मैंने जमीन पर पैर मारा और मेरे शरीर से अचानक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। मेरे सिर के ऊपर काले गोल्डन रंग की मछली की तरह की चमकदार ढाल मेरे चेहरे को ढक रही थी। सुनहरे रंग की लटें आग की तरह मेरे पीछे लहरा रही थी। चमचमाते काले गोल्डन रंग के कवच के टुकड़े जैसे ड्रैगन की चमड़ी मेरे पूरे शरीर को ढक रहे थे, जिससे मेरी पहले से ही लंबी कदकाठी और भी ताकतवर लग रही थी। मेरी पीठ पर हल्की नीली धुंधली धुएं
सोने जैसी आभा थी जो मुझे एक दिव्य योद्धा जैसा दिखा रही थी। जैसे ही मेरा योद्धा कवच सामने आया, श्यावानरू मेरे पास खड़ी सांस थामे मुझे देख रही थी और जो वो छात्र थे वे एक बार राक्षस बन गए। जैसे किसी बड़े झटके ने उन्हें झकझोर दिया हो, सब मेरे ऊपर टूट पड़े। सबसे पास वाली वो बड़ी मछली जैसी दानव थी जिसकी कदकाठी 3-4 मीटर की थी। वो मेरी जोड़ी हुई जैंग झा अर्थात मेरी लड़ाई की कवच को देखकर बेचैन हो रही थी, लेकिन जब मेरी नजर उस पर पड़ी ऐसा लगा जैसे उसकी मनुष्य की बची हुई यादें जाग गई हों और उसके अंदर छुपा डर बाहर आ गया। वो बड़ा विकृत और भद्दा राक्षस गुस्से में गरजता हुआ मेरे तरफ दौड़ा। मेरे बगल में खड़ी श्यावानरू जो मजबूत थी निथाई को जगाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। फिर मैंने बड़ी तेजी से मछली दानव की तरफ कूदा। चंद पलों में एक बड़ा और छोटा रूप एक साथ घूमते हुए नजर आए और ऐसा लगा जैसे अंधकार में ऊर्जा फट रही हो। साथ ही जमीन पर हमारे जोर से एक दरार पड़ गई। मैं भले ही निथाई जैंगझा पहनकर लगभग 2 मीटर ऊंचा था, लेकिन उस 4 मीटर लंबे दानव के सामने बच्चा कर लग रहा था। आकार के इस फर्क की वजह से मेरी बॉडी जमीन के टूटने से झुक गई और ऐसा लग रहा था कि ताकत में मैं थोड़ा कमजोर पड़ गया। वहीं हाईजुन झाओ के द्वारा बनाई गई रक्तचंद्र पक्षी जो बहुत चालाक थी, सोच रही थी कि मछली दानव ही जीत रहा है, उसने एक जोरदार चीख मारी और लड़ाई में कूद पड़ी। इसी वक्त में एक कदम पीछे हटते हुए तिरछा खड़ा हुआ और अपने हाथों से धक्का और खींचने की चाल चली। मैंने उस करीब 4 मीटर लंबे मछली दानव को पकड़कर उसे रक्तचंद्र पक्षी की ओर फेंक दिया जो मुझ पर झपटने वाली थी। मछली दानव का भद्दा विशाल शरीर दीवार में धंस गया और रक्तचंद्र पक्षी गुस्से में चीखने लगा। वो बस खून के चांद वाला वो भयानक पक्षी अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाते हुए इंसानी चेहरे जैसा चेहरा घुमा रहा था, जैसे सोच रहा हो। उसे पता चल गया था कि अपनी ताकत से वो उस काले सुनहरे कवच में ढके इंसान को हिला नहीं सकता, तो खून के चांद वाला पक्षी बार बार चिल्लाने लगा। मैं समझ गया कि ये सिर्फ गुस्से में गरजना नहीं है, बल्कि अपनी नस्ल की दबाव वाली ताकत से वहां मौजूद उन सभी अधूरे रूप वाले दानवों को एक साथ मेरे ऊपर हमला करने के लिए बुला रहा है। मैंने देखा कि जो दानव पहले से सतर्क थे उनके शरीर की चमड़ी और मांस में छेद होने लगे, उनके चेहरे और भी डरावने हो गए और वो गुस्से में गरजने लगे। कुछ दानव अपने मुंह के पास का मांस छोड़कर मेरे तरफ झपट पड़े। खून के चांद वाला पक्षी चुपचाप छत पर उड़ गया, शायद मुझे छुप कर मारने की कोशिश में। मेरे मजबूत दाहिने हाथ में मैंने मुट्ठी बनाई और पीछे से लाल नीली आभा फटकर एक चमकदार काले सुनहरे रंग की तेज बड़ी कुल्हाड़ी में बदल गई। मैं बदसूरत दानवों के सामने बिना पीछे हटे जोर से जमीन पर पांव मारा, जैसे भवरे की तरह उन 4 दानवों पर टूट पड़ा। हवा में शरीर घुमाकर मेरी कुल्हाड़ी ड्रैगन की तरह घूमी और एक तेज रोशनी के साथ चारों विकृत दानव आधे आधे कट गए। ऊपर छत पर खून का चांद वाला पक्षी गरजता हुआ मुझ पर झपट पड़ा, जान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त मेरे होठों पर एक मुस्कान आई और मेरी कुल्हाड़ी अचानक ऊपर की तरफ जोर से मारी गई। कुल्हाड़ी से निकलने वाली रोशनी बेतहाशा फैल गई। वो पक्षी बीच में से 2 टुकड़ों में कट गया। मैंने खून के चांद वाले पक्षी को एक ही बार में खत्म कर दिया। पूरा क्लासरूम तुरंत शांत हो गया। मेरी ये पूरी कार्रवाई देखकर बाकी छात्र दंग रह गए और दानवों को भी मेरी खून की नस्ल की ताकत का एहसास हो गया। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के झपट्टा मारा और तूफानी तेजी से बाकी मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ा। 3 मिनट के अंदर क्लासरूम के सारे म्यूटेंट बीस्ट्स खत्म हो गए। ठीक इसी वक्त क्लासरूम में बचे हुए लोग उग्र होकर बाहर निकलना चाहते थे। मैं सख्त अंदाज में पखवाड़े पर चढ़ा और बोला, सब चुप हो जाओ, अंतिम दौर आ गया है। अब बाहर पूरे इलाके में जानवर हैं। जो जिंदा रहना चाहता है मेरी सुनो। जैसे ही मैंने बात खत्म की, दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा नारकीय दानव सामने आया। दांत दिखाते जीभ लटकाए क्लासरूम में मौजूद लोगों को घूरने लगा। गूंजती गर्जना पूरे कमरे में फैल गई। तभी भीड़ में एक लड़की जोर से चिल्लाई, जिससे वो दानव और ज्यादा उग्र हो गया। मैंने अपनी भौहें तनी और निगाहें दरवाजे के बाहर उस नारकीय दानव पर टिकाई। पिछली जिंदगी में ये दानव स्कूल में भारी तबाही मचाता था और अंत में नरकीय त्रिशिरा कुत्ते में बदल गया जो पूरे यूनिवर्सिटी का बादशाह बन गया। अगर उच्च स्तर के सुपरनैचुरल न आते तो पूरा शहर उसकी भक्षण सामग्री बन जाता। इस बार मैंने खुद लड़ाई नहीं की, बल्कि अपनी नजरों से श्यावानरू को संकेत दिया। मेरी बात समझते हुए उसने हाथ की हथेली में बिल्कुल खत्म करने वाली बिजली जमा की। एक तेज बिजली की तलवार की छाया अचानक प्रकट हुई। बिना कोई मौका दिए एक बिजली का झटका उस नारकीय दानव पर पड़ा। धूल छटने पर नारकीय दानव के शरीर पर काला सा निशान दिखा। सच में ये बिजली का हमला बहुत खास था, जो पिछली जिंदगी में बुरी शक्तियों को खत्म करता था। इस बार नारकीय कुत्ता पूरी तरह से भड़क गया। अपने काले से जले हुए शरीर को खींचते हुए बड़ी जोर की गर्जना के साथ क्लासरूम में घुसा और काला अग्नि का गोला फेंका। मेज कुर्सियां तुरंत राख हो गईं। वहीं पास खड़े 2 लोग सीधे राख में बदल गए। मैंने देखा कि ये नर्क कुत्ता श्यावानरू के जरूरी बिजली के हमले को सहन कर रहा था, तो मैंने सोचा खुद ही हमला करूं। तुम ताए शनभीम खैतियान अफू लेकर पहले ही वार कर दिया। हवा में फू फू करते हुए नर्क कुत्ते पर गिराई। मैं भी तुरंत उसके पीछे भागा और नर्क कुत्ते की तरफ बढ़ा। भले ही नर्क कुत्ते ने अपने हाथ से फुर्ती से उस अफू के वार से बचा लिया, लेकिन मैं सीधे भैंस की तरह उस पर टकराया और उसे जमीन पर गिरा दिया। पास खड़ी श्यावानरू ने जल्दी से अपनी हथियार मुझे थमा दी। मैंने नर्क कुत्ते को पलटने का मौका नहीं दिया और सीधे एक तीर उसकी गर्दन में मार दिया। अंत में मैं नर्क कुत्ते के शव के पास गया, उसके शरीर को काटा और उसके अंदर से एक क्रिस्टल ब्लॉक निकाला। पिछली जिंदगी में ऐसे क्रिस्टल ब्लॉक्स को सुपरसोनिक लिंक क्रिस्टल कहते थे। लिंक क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करके सुपरसोनिक को अपग्रेड होने का मौका मिलता था। ये सबसे तेज और स्थिर तरीका था अपग्रेड का, लेकिन हर म्यूटेशन बीस्ट ऐसा क्रिस्टल नहीं देता। केवल कुछ ही कमजोर म्यूटेशन बीस्ट के शरीर से लो लेवल लिंक क्रिस्टल निकलते हैं, और लिंक क्रिस्टल जितना बेहतर होता है, म्यूटेशन बीस्ट की ताकत भी उतनी ही ज्यादा होती है। पिछली जिंदगी में श्यावानरू ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने सोचा कि उसने पांगू के रक्तवंश की प्रतिभा जागृत कर ली है, तो मैंने श्यावानरू ने बिना किसी हिचकिचाहट के लिंक क्रिस्टल पकड़ा और जैसे मैंने कहा था वैसे ही काम शुरू कर दिया। रोशनी छटने के बाद श्यावानरू के हाथ से लिंक क्रिस्टल गायब हो गया था और उसकी पूरी शक्लो सूरत काफी ताजा और अलग लग रही थी। लेकिन ये सिर्फ बास गया जिसने अभी चिल्लाकर नरकीय कुत्ते को बुलाया था। मैंने चाकू उठाया और तुरंत वार किया। उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। मेरी नजरें गुस्से से चारों तरफ घूमी। इस अंत समय में इंसान को अपनी मूर्खता की कीमत चुकानी पड़ती है, और जो लोग यहाँ जिंदा हैं, चैन जी, हम सब अब आपकी ही सुनेंगे। आप जो कहें हम वही करेंगे। तभी क्लासरूम के बाहर से एक दर्दनाक मदद की आवाज आई, जिसके साथ अजीब जानवरों की दहाड़ भी थी। मैं जानता था कि ये स्कूल के अजीब जानवर हैं जो अब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। पिछली जिंदगी में इसी स्कूल में छात्रों की भीड़ होने की वजह से कई छात्र अजीब जानवरों में बदल गए थे और स्कूल में एक बड़ी अजीब जानवरों की सेना भी बन गई थी। भले ही अब मैं खैतियान फू जगा चुका हूँ, हजारों अजीब जानवरों का सामना करना मेरे लिए भी मुश्किल था।
था। मैंने तुरंत फैसला लिया और क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दिया। बेवकूफपन के मत खड़े रहो, जल्दी से टेबल और कुर्सियां लेकर आओ, दरवाजे और खिड़कियों को बंद करो। मैंने कोने से अजीब जानवरों की सेना क्लासरूम के करीब आई। वहां खड़ी श्यान हुआ श्याओ कियान कियान ने उन जानवरों से बचकर भागती हुई शाओ वेई को पहचाना। शाओ वेई उसकी रूममेट और बहुत अच्छी दोस्त थी। अब शाओ वेई की हालत बहुत खराब थी, उसके शरीर पर कहीं भी पूरा हिस्सा नहीं बचा था। उसकी दयनीय हालत देख श्याओ कियान कियान का दिल भर आया। श्याओ कियान कियान तुरंत क्लासरूम के दरवाजे के पास आई और दोनों हाथों से टेबल को धकेलने लगी जो दरवाजा रोक रही थी। उसी वक्त मैं उसके पास गया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। क्या तुम चाहती हो कि हम सब उसके साथ मर जाएं? मेरी ठंडी आवाज आई। एक ताकतवर हाथ ने श्याओ कियान कियान का हाथ कसकर पकड़ लिया। अरे चेंजी, तुम क्या कह रहे हो? शाओ वेई लगभग मर चुकी है, मैं उसकी मदद किए बिना कैसे रह सकती हूँ? श्याओ कियान कियान गुस्से और शर्मिंदगी में फूली नहीं समाई। देखो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। चेंजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं इतनी बेरहम और दिल ठंडा हूँ। मेरे होठों के कोने पर एक ताना साता है। अगर तुम्हें लगता है मैं बेरहम हूँ तो तुम खुद ही संत बन जाओ। कहते हुए मैं तुरंत अपनी नकली लड़ाई की कवच एक्टिव करता हूँ, फिर दरवाजा खोलकर श्याओ कियान कियान को जोर से धकेल देता हूँ बाहर और फिर दरवाजा धीरे से बंद कर देता हूँ। श्याओ कियान कियान कॉरिडोर में खड़ी डर के मारे तुरंत वापस आ जाती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। चेंजी, में गलत था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी चालाकी थी, मुझे अंदर जाने दो ना। कॉरिडोर के बाहर विकृत दानवों ने रोती चिल्लाती श्याओ कियान कियान को देखते ही उनकी आंखें लाल हो गईं और भूख से तरस रहे थे। फिर अचानक एक साथ उस पर टूट पड़े। लेकिन कक्षा के अंदर बाकी लोग डरे सहमे कोने में सिकुड़ गए थे। बाहर के दानवों के मांस के लिए लड़ने की आवाज सुनकर एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैं सीधे दरवाजे के पीछे खड़ा था, पूरी तरह तना हुआ, क्योंकि अगर कोई विकृत दानव अंदर घुस आया तो मैं जान की बाजी लगाकर लड़ने वाला था। कम से कम श्याओ वॉन रो को स्कूल से बाहर निकाल ही लूंगा। दानवों ने श्याओ कियान कियान का शरीर खा लिया था। तभी अचानक बाहर का माहौल शांत हो गया। क्या हुआ? इतनी अचानक इतनी सन्नाटा क्यों छा गया? क्या वे दानव चले गए? छात्र छात्राएं इधर उधर देखते रहे, सोचा शायद अब बचने का मौका मिल गया है, लेकिन वे भी वहीं खड़े रहे। किसी ने हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। सब मेरी तरफ ताक रहे थे। पिछली बार की मुसीबत से सीख करके वे जानते थे कि अब उनकी जान बचाने के लिए उन्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने सिर दरवाजे के छोटे से खिड़की से बाहर निकाला। कांच से साफ दिख रहा था कि श्याओ कियान कियान का शरीर दानवों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जगह पर सिर्फ खून के धब्बे पड़े थे। वे सारे दानव अजीब तरह से वहीं धरती पर सिकुड़कर कांप रहे थे, जैसे किसी चीज से डर रहे हों। सामान्य तौर पर श्याओ कियान कियान को खा लेने के बाद इन दानवों का अगला निशाना कक्षा के भीतर के लोग होना चाहिए था, न कि वहीं थम जाना। मेरे मन में भी शक हुआ, क्योंकि पिछली बार जब अंत युग फैला था मैं स्कूल में नहीं था, इसलिए आगे क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और एक तरह का खतरा भी महसूस हो रहा था। चेंजी, बाहर क्या हो रहा है? श्याओ वॉन रू ने सवाल किया। हाथ में तलवार कसकर पकड़ी हुई थी, किसी भी वक्त मुझे बचाने के लिए तैयार। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली, सिर हिलाया और कहा, अभी तक पता नहीं क्या हो रहा। अभी मत हिलो, पहले देख लेते हैं। मेरी बात खत्म होते ही क्लासरूम के बाहर हलचल होने लगी। अजीब कदमों की आवाज धीरे धीरे क्लासरूम की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम जैसे सबके दिल पर वार कर रहा था। फिर किसी ने आवाज लगाई, पुराने दोस्तों बाहर आओ, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें स्वादिष्ट खाना बांटना चाहती हूँ। गलियारे से एक लड़की की आवाज आई। ये आवाज कुछ भारी भरकम थी, सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। ये जाओ श्याओलू की आवाज थी। उसने तो आज छुट्टी ली थी, वो फिर से कैसे आ गई? सहपाठियों में से गाओ शाओली घबराई हुई बोली, लगता है जाओ श्याओलू का आना उसके लिए भी बड़ा झटका है। वो यहाँ कैसे आई? क्या वो भी गाओ जुनहाओ जैसी कोई अजीब चीज बनकर हमसे बदला लेने आई है? बदला लेना है तो गाओ शाओली से ले, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जो पहले जाओ श्याओलू के साथ हॉस्टल में रहती थी, वो लड़कियां धीरे धीरे कुछ बातें करने लगी, जैसे उन्होंने जाओ श्याओलू के साथ पहले कोई गलत काम किया हो। वे भी घबराई हुई थी। क्लासरूम का दरवाजा जोर से 3 बार ठोका गया। मैंने अपने हाथ में टाइटली पांगू कुल्हाड़ी पकड़ ली। चाहे जाओ श्याओलू बदला लेने आया हो या कुछ और, अगर उसने मुझ पर या श्या वान रू पर हाथ डाला तो मैं बिना सोचे समझे उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आ गया, आ गया। गाओ शाओली दोनों हाथ सिर के पास रखकर क्लासरूम के कोने में सिकुड़ गई थी। दरवाजा खोलो यार मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, तुम्हें तो मुझसे खेलने में मजा आता था, अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? जाओ श्याओलू हंसती हुए बोली, लेकिन उसकी आवाज कुछ अजीब लग रही थी। धक्के लगने अभी भी जारी थे। अगले ही पल क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुल गया और एक इंसानी शक्ल का राक्षस क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा हो गया। हा, तुम लोगों को देख लिया, जाओ श्याओलू हंसती हुई बोली। फिर उसके 8 पैर एक साथ हिले और वो तेजी से क्लासरूम के अंदर घुस गई। जाओ श्याओलू म्यूटेंट बनने के बाद आकार में कई गुना बड़ी हो गई थी। जब वो अंदर आई तो पूरे क्लासरूम का आधा हिस्सा उसके कब्जे में आ गया। शाओली, मुझे माफ कर दो। गाओ शाओली जान चुकी थी कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए सीधे जाओ श्याओलू के सामने घुटने टेक दी। माफ करना, क्या तुमने आज के बारे में सोचा भी था? मुझसे माफी मांगना सच में हंसाने वाला है। जाओ श्याओलू का चेहरा पागलपन से भर गया। उसका शरीर लगातार कांप रहा था। वो उस दर्द को याद कर रही थी जिसने उसके दिमाग को बहुत ज्यादा झटका दिया था। अब उसके पास बदला लेने की ताकत थी, जिससे वो बेहद उत्साहित थी। ये मेरा काम है। गाओ श्याओली का एक दोस्त इस समय आगे आया। उसने एक चाकू पकड़ा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तुम भाग नहीं सकते। जाओ श्याओलू की नजरें ठंडी हो गईं और एक जोरदार आवाज के साथ बड़ी दरवाजा अपने आप बीच से बंद हो गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया। जाओ श्याओलू ने शायद मकड़ी खा ली थी, जिसके बाद उसमें बदलाव आ गया था और अब वो मानसिक शक्ति से चीजों को हिलाने लगी थी। शायद वो पहले स्तर के करीब पहुंच चुकी थी। जाओ श्याओलू ने मेरी नजरों को महसूस नहीं किया। वो एक झटके में उस लड़की के पास पहुंच गई जो भागने वाली थी और अपनी तेज पंजों से लड़की को बीच में काट दिया। फिर उस लड़की के एक हिस्से को उठाकर मुंह में डालकर चबा रही थी। ये खूनी नजारा देखकर कई छात्र उल्टी करने लगे। गाओ श्याओली को पता नहीं कहां से हिम्मत मिली, उसने जमीन पर पड़ा एक टेबल का पैर उठाया और जाओ श्याओलू के सामने जाकर उसे जोर से मारा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो लोहे पर वार कर रही हो। उसे कोई चोट नहीं लगी, बल्कि वो इतनी जोर से हिली कि टेबल का पैर
जमीन पर गिर गया। जाओ श्याओलू ने गाओ श्याओली के हमले को महसूस किया और हंसते हुए उसे हवा में उठा लिया। तुम बहुत जल्दबाज हो, उसने कहा। फिर धीरे धीरे गाओ श्याओली को अपने मुंह के पास लाया। उसकी ताकतवर मानसिक शक्ति ने गाओ श्याओली को कसकर पकड़ लिया था। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे कोई फायदा नहीं था। जाओ श्याओलू ने एक बार काटा और गाओ श्याओली से खून बहने लगा। उसकी चीखें पूरे क्लासरूम में गूंजने लगी। लगभग 10-12 सेकंड में गाओ श्याओली का आधा शरीर जाओ श्याओलू ने खा लिया। लेकिन बदला लेने के बाद भी जाओ श्याओलू वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि अभी भी अधूरी भूख के साथ मेरी और श्यावानरू की तरफ देख रही थी। दोनों बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। जाओ श्याओलू के होठों के कोने पर अभी भी ताज़ा लाल खून था। उसकी क्रूर नजरें मेरी और श्यावानरू पर टिकी थीं। हम दोनों जागरूक थे और जाओ श्याओलू की नजरों में हम बिल्कुल स्वादिष्ट व्यंजन थे। इसलिए बदला पूरा करने के बाद उसने सीधे हम दोनों को निशाना बना लिया। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई काइटियन कुल्हाड़ी को कस लिया। लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। अगर जाओ श्याओलू ने हम पर हमला करने का मन नहीं बनाया होता तो मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था। जाओ श्याओलू भी एक गरीब इंसान था, इससे पहले कि वो राक्षस बन गया। लेकिन अब उसने मेरी तरफ अपना ध्यान दे दिया है, ऐसे में मुझे उसका सिर उतारना ही पड़ेगा। जाओ श्याओलू की क्रूर हंसी मानो मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। उसके दोनों हाथों के नाखूनों से तेज पंजे निकले और उसने मेरे सामने हवा में पंजे मारे। मैंने गहरी सांस ली और अपनी काइटियन कुल्हाड़ी को हरवंश व तलवार की तरह झाड़ा। जोरदार ताकत से पूरा क्लासरूम हिल गया। हवा में बिजली सी चटपट की आवाज गूंजी। काइटियन कुल्हाड़ी सीधे जाओ श्याओलू के पंजों से टकराई। टकराव से आग की चमक निकली। जोरदार ठोकर से जाओ श्याओलू तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। उसके प्यारे पंजे घायल हो गए। जाओ श्याओलू का मनोबल गिरकर पागलपन की हद तक पहुंच गया। जो भी मुझे चोट पहुंचाएगा उसे मरना ही होगा। जाओ श्याओलू ने सिर उठाकर गुस्से में चिल्लाई, जैसे कि उसने मुझे भी पहले जो उसके साथ बुरा किया था उसी की तरह समझ लिया हो। गुस्से में जाओ श्याओलू ने अपना मुंह बड़ा खोल दिया। एकदम काला सा गड्ढा लग रहा था। अंदर से एक हलचल हुई, फिर मोटी मोटी सफेद रेशों की लकीरें उसके मुंह से बाहर फूट पड़ी। उन पर हल्के हरे रंग की पर जहरीली चिपचिपी लार भी लगी हुई थी। ये जाओ श्याओलू के म्यूटेंट बनने के बाद का खास मकड़ी के रेशों वाला अटैक था। मकड़ी के ये रेशे एक बड़ी जाल की तरह बन गए और सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरी आंखों में एक सुनहरी चमक आई। मेरे अंदर की ताकत जोरों से चलने लगी। इतनी बड़ी जगह में इस तरह का अटैक और उसे तंग जगह में बचना नामुमकिन था। ठीक इसी मौके पर मैंने सोचा कि अपने जागृत होने वाले टैलेंट को आजमाता हूँ। देखते ही देखते मेरे ऊपर पीले सुनहरी प्रकाश की किरणें उठने लगी और जल्द ही मेरे हाथ में पकड़ी हुई काइटियन कुल्हाड़ी पर लिपट गई। मैंने अपनी कुल्हाड़ी आसमान की तरफ उठाई। आसपास की जगह हिलने लगी। पूरा फ्लोर जैसे भूकंप की तरह कांपने लगा। कमरे की मेजें लगातार हिल रही थीं और खिड़कियां भी टूटने लगी। ठीक उसी वक्त जब मकड़ी के रेशे मुझे पूरी तरह से जकड़ने वाले थे, मैंने एक जोरदार वार किया। काइटियन कुल्हाड़ी ने जबरदस्त ताकत निकाली और सीधे मकड़ी के जाल पर वार किया। मकड़ी के रेशे जो बड़े जैसे जांग की मोटाई के थे, कुल्हाड़ी के सामने जैसे खीरे के टुकड़े कट रहे हों, बस टूट गए। जान लिए झू वांग के बाद काइटियन फू ने सीधे जाओ श्याओलू के ऊपर वार किया। उसका शरीर कंधे से सीधे 2 हिस्सों में कट गया और खून बहने लगा। जाओ श्याओलू ने दर्दनाक चीख मारी। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके मन में हार की भावना आ गई। उसकी मानसिक तरंगे उसके दिमाग से बाहर निकलने लगी। वहां मौजूद सामान्य छात्र सिर पकड़कर दर्द में जमीन पर झुक गए। मुझे इस मानसिक आक्रमण का सामना पहली बार हुआ था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गया। बाहर खून से सने माहौल को देखा, फिर मेरी बाजू पकड़ते हुए बोली, ऐसी डरावनी और अजीब हालत मुझे पहली बार मिली है। मैं बिल्कुल नहीं जानती आगे क्या करना चाहिए। हम अब जागरूक हो चुके हैं, अब हमें खुद को लगातार बढ़ाना होगा। इस आखिरी दौर में जागरूक लोग तो ताकतवर होते हैं, लेकिन हम भी दानवों की नजर में बस एक मांस का टुकड़ा है। जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ेगी, दानव इंसानों और अपने जैसे लोगों का शिकार करते रहेंगे और खुद भी और मजबूत होंगे। हम जिन दानवों से मिलेंगे वो और भी खतरनाक होंगे। जिंदा रहना है तो हमें भी मजबूत होना पड़ेगा। मेरी आंखों में चमक थी। सियावानरू मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसे ये समझ नहीं आया कि कैसे खुद को बेहतर बनाना है, पर वो बस मेरे साथ रहना चाहती थी और जो भी मुझे नुकसान पहुंचाएगा उसे खत्म कर देगी। जाओ चाओलू की मौत के बाद उस खून की बदबू स्कूल में दानवों को खींच लाई। उसकी तरह के मजबूत दानव का मांस उनके लिए खास नसीब था। खून की गंध पाते ही वे सब मेरी क्लास की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सियावानरू का हाथ पकड़ लिया और निकलने की तैयारी की। चेन जेजे ने मुझे कहा, मेरे पापा ग्वांग्या और जटैन के डायरेक्टर हैं। मैं तुम्हें जिंदगी भर आराम और दौलत दिलाऊंगा, जितना चाहे उतना पैसा पा सकती हो। तभी क्लास का अमीर लड़का हुआंग टियन सामने आया। हुआंग टियन के घर तो वाकई काफी अमीर थे। वो रोज स्कूल बेंज एस कार लेकर आता था, लेकिन इन अमीर लड़कों की नजर में बस पैसा ही सब कुछ था। उन्हें लगता था कि पैसा हर समस्या का हल है, जो कि बहुत ही मजाकिया बात थी। तुमको क्या लगता है, पैसा अभी कोई काम का है? मैं हंस पड़ा। ये दुनिया सच में बहुत भोली है। मेरी इस रवैये को देखकर बिल्कुल चौंक गई। ये दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। चेन जेजे, तू तो गरीब है, तेरे माँ बाप भी जल्दी मर गए, 3 कक्षा से ऊपर पढ़ाई भी नहीं की। दुनिया बात पूरी करने से पहले मेरी नजरें ठंडी हो गई, जिससे वो डर के मारे चुप हो गया। क्या तुझे जीना भी नहीं आता? मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ। मैंने उसके कंधे पकड़कर हल्के से जमीन पर धकेल दिया। अगली ही पल वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह से बेहोश और बिना जान के। आसपास के छात्र ये नजारा देखकर डर के मारे पीछे हट गए और मुझे घूरने लगे। अब मैं चाहता था कि उन्हें मार डालूं, जैसे कि एक चींटी को रौंद देना। चेन जेजे को निपटा देने के बाद उसने सियावानरू को लेकर क्लासरूम से बाहर निकल गया। वे चले गए। अब हम क्या करें? नहीं, हमें जिंदा रहना होगा। हमें चेन जेजे का पीछा करना होगा, तभी तो बचेंगे। छात्रों ने थोड़ी चर्चा की, फिर कुछ मेज के पैरों और झाड़ू लेकर मेरे पीछे आ गए। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं भी कुछ नहीं बोला। उन्हें भगाने का कोई मतलब नहीं। पहला तो ये कि हम पुराने साथ हैं और वो साथ आए तो अच्छा है, बस पीछे मत रहें। दूसरा, इतनी संख्या में लोग होने से जरूर कुछ मॉन्स्टर राक्षस आ जाएंगे और मैं उनका फायदा उठाकर इन छात्रों की मदद से राक्षसों को मारकर खुद को मजबूत कर सकता हूँ। क्लासरूम और हॉल में कुछ राक्षसों को खत्म करने के बाद मैं स्कूल के कन्वीनियंस स्टोर पहुंचा और वहां से जो भी खाने योग्य चीजें थीं सब बैग में भर ली। बाकी छात्रों को भी माल इकट्ठा करना आता था, लेकिन वे बस मेरे लिए बेकार चीजें ही ले जा पाते थे। पूरे स्टोर को खाली करने के बाद मैंने 2 बड़े बैग भरे और तभी मैं जाने को तैयार हुआ। उस समय मेरे पुराने स्पोर्ट्स कैप्टन लिन सियू, चेंदा भाई देख मेरी सेहत इतनी ताकतवर है, मुझे सामान उठाने दे, तुम और साली बस चलते रहो। लिन सियू ने सिर हिलाया, झुककर विनती की। उसका ये हाल देखकर वैसे भी सामान उठाना भारी था, इसलिए मैंने उसे दे दिया, पर अगर उसने थोड़ी भी शरारत की तो मैं उसे तुरंत खत्म कर दूंगा।
3 बैंक के लोग सामान छोड़कर जैसे ही कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकले, मुझे एक समूह ने घेर लिया। मेरी नजर सीधे 6 बैंक के क्लास लीडर जाओ हू पर पड़ी। ये जाओ हू पहले से ही बहुत घमंडी था, स्कूल में वो बदनाम गुंडा माना जाता था। तुम लोग समझदार हो जाओ और सामान झटपट नीचे रख दो। हमारा बॉस एक ऐसे शख्स है जिसने हाल ही में अपनी सुपर पावर जागृत की। जाओ हू ने हाल ही में अपनी ताकत जागृत की, जिससे 6 बैंक के कई लोगों को मुसीबत से निकाला और बाकी बचे छात्रों को अपने गुंडों में शामिल कर लिया। तुम लोग 6 बैंक के लोग सच में घमंडी हो। ये सब मैंने खुद इकट्ठा किया है, तुम्हें क्यों दूं? मैंने भौहें तानी। मुझे सबसे ज्यादा नफरत ऐसे जाओ हू जैसे लोगों से होती है जो बड़े होकर छोटे लोगों को धमकाते हैं। जाओ हू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुट्ठियां कस लीं। इसके बाद उसके पीछे 2 बड़े पंख हो गए जिन पर सफेद धब्बे भी दिख रहे थे। लगता है ये जाओ हू कयामत आने से पहले ही कुछ खास हो गया है। शायद उसने 7 सितारा पतंगा निगल लिया है, तभी तो ये बदलाव आया है। जाओ हू के पीछे के पंख अचानक हिलने लगे और वो पूरी तरह एक उल्का की तरह मेरे तरफ टूट पड़ा। मैंने हाथ हल्का सा हिलाया और मेरे हाथ में अचानक से काइथियन फू आ गया। उस हफ्से के चारों ओर एक जबरदस्त जादुई ऊर्जा घेर गई। मैंने कहा, मैं तो अब लेवल 2 पर पहुंच गया, दिखाता हूं अपनी ताकत। जाओ हू ने गर्व से चिल्लाते हुए कहा। उसी वक्त उसके शरीर की मांसपेशियां हिलने लगी और धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, जिससे वो और भी ताकतवर लगने लगा। मेरी नजरें जाओ हू पर टिकी थीं। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। काइथियन फू को कसकर पकड़ते हुए एक तेज चमक के साथ मैं जाओ हू के चेहरे की ओर बढ़ा। अब से ने जाओ हू के लोहे के हाथ पर वार किया। ताकत सहन न कर पाने के कारण जाओ हू पीछे हटा और फिर भी उसने खुद को संभालते हुए सीधा खड़ा हो गया। बड़ा भाई, जोर लगाओ, इस चेन जेजे को पटक डालो। जाओ हू के गुंडों ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जाओ हू ने कितना दबाव सहा है। अभी तो उनकी पहली टक्कर थी और जाओ हू को ऐसा लगा जैसे उसकी लोहे की मुट्ठी किसी विशाल पहाड़ से टकरा गई हो जो हिल ही नहीं। जाओ हू मेरे अपसे के वार से पीछे हटा। उसके दोनों हाथ थोड़े कांप रहे थे। अब अगर वो अभी हार मान लेता है तो फिर उसका नामो निशान मिट जाएगा। अगर हिम्मत है तो फिर आओ। जाओ हू का चेहरा सख्त हो गया और वो जोर से चिल्लाया। दिखने में वो बहुत ताकतवर लग रहा था, लेकिन असल में वो खुद को हिम्मत दे रहा था। उसकी लोहे की मुट्ठियां फिर से मेरे ऊपर टूट पड़ी। तुमने छोटू को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मैं अभी कुछ करता उससे पहले सिया वांड्रो ने अचानक हमला कर दिया। उसके शरीर पर पूरी तरह से पंखों जैसा कवच था। हाथ में तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और वो तलवार जाओ हू की तरफ तानी। जाओ हू ने एक जबरदस्त ताकत महसूस की और डर के मारे पूरे शरीर से पसीना छूट गया। उसने बस अपने हाथ सामने रखे मुश्किल से बचाव किया। सिया वांड्रो की तलवार जाओ हू के हाथ पर लगी। हमला बहुत तेज था और उसमें बिजली भी थी, जिससे जाओ हू के दोनों हाथ जल गए। तुम दोनों की जोड़ी वाकई शर्मनाक है, जाओ हू के गुंडों में से एक ने गुस्से में कहा, लेकिन सिया वांड्रो ने उसे एक नजर से रोक दिया तो वो बस जाओ हू के पीछे छुप गया। वांड्रो, तुम पहले पीछे हट जाओ और आराम करो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। मैंने उसके सामने खड़े होकर कहा। मैं अपने टैलेंट को आजमाना चाहता था कि जब मैं दूसरे स्तर के चरम पर पहुंच जाऊं तो मेरी ताकत कितनी होगी। लागली सिया वांड्रो ने चिंता में चिल्लाया, लेकिन जब उसने मुझे इतनी हिम्मत से आगे खड़ा देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। वो मेरी रक्षा करना चाहती थी, लेकिन जो मैं करना चाहता था उसमें वो दखल नहीं देना चाहती थी। क्योंकि मैं अकेले ही उसका सामना करना चाहता था, इसलिए वो पीछे हट गई और अच्छी तरह से देख रही थी। मत समझो तुम जीत गए, जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो मैं तुम्हारे पीछे वाली लड़की का भी हिसाब लूंगा। जाओ हू ने गर्व से कहा। 2 मार हारने के बाद भी उसका आत्मविश्वास पूरा था। उसके पीछे के नरम पंख जोर से हिल रहे थे। जाओ हू ने अपनी गति बढ़ाई और जोर से मुझ पर टकराया। 7 सितारा लेडीबग के टैलेंट की मदद से उसका शरीर हीरे जैसा मजबूत था। जाओ हू को यकीन नहीं था कि मेरी पुरानी कुल्हाड़ी उसकी रक्षा को तोड़ सकती है। जब तक वो मेरी रक्षा नहीं तोड़ पाता वो मुझे मारने का मौका ढूंढता रहेगा। मैंने जोर से चिल्लाया और अपने हाथ में पकड़ी हुई काइथियन कुल्हाड़ी उठाई। जैसे जैसे लेवल बढ़ा, काइथियन कुल्हाड़ी इस्तेमाल करने के बाद उसके शरीर पर ऐसा लगा जैसे कोई ऊर्जा की परत छा गई हो। एक तरह की झूठी ऊर्जा की परत बन गई। काइथियन कुल्हाड़ी सीधे जाओ हू के ऊपर लगी और जोरदार ऊर्जा की लहरें चारों तरफ फैलने लगी, जिससे हवा में हलचल मच गई। कुछ ही देर में जाओ हू के मजबूत पंख टूटकर टुकड़े में बिखर गए। जाओ हू की डिफेंस टूट गई, जबकि उसने खास तौर पर डिफेंस को बढ़ाया था। कुल्हाड़ी मेरी एक वार भी नहीं झेल सकी। उसका आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। इसके बाद जाओ हू का शरीर बहुत कमजोर हो गया। फिर काइथियन कुल्हाड़ी ने सफलतापूर्वक अटैक किया। जाओ हू के छोटे छोटे साथी उसके पीछे थे, कुछ अभी भी उसका साथ दे रहे थे तो कुछ मेरे सामने हार मानने को तैयार थे। चेंजिए बोला, मैं हार गया, तुम बड़े दिल वाले हो, मुझे एक मौका दे दो। जाओ हू दर्द से कराहते हुए अपने 5 जख्म दिखाकर मुझसे भीख मांग रहा था। बस जिंदा रह सकूं, वो अपनी सारी शानो शौकत छोड़ने को तैयार था। मुझे तो तुम्हारा वो निडर और जिद्दी अंदाज ज्यादा पसंद था। मैं हाथ में लिए खून से सना तलवार धीरे धीरे जाओ हू के करीब बढ़ा। उसे छोड़ना तो नामुमकिन था। इस खत्म होती दुनिया में दुश्मन छोड़ना कोई अच्छी आदत नहीं। जैसे जैसे मैं पास आता गया, जाओ हू का चेहरा डर से पूरी तरह से बदल गया। उसने घबराकर कहा, तुमने हिम्मत कैसे की मुझे छूने की? अगर तुमने किया तो तुम्हारा अंत तय है। मेरा भाई तो किंग ड्रैगन गैंग का जाओ हू है। मैंने उसकी चीखें अनसुनी कर दी और एक तेज वार से जाओ हू का सिर काट दिया। उसके साथ वाले छोटे छोटे लड़के हैरान रह गए, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनका बॉस एक ही वार में मारा गया। लेकिन वो तो बस बच्चे थे। जाओ हू के लिए उनकी वफादारी उतनी गहरी नहीं थी। इस खतरनाक दुनिया में किसके साथ रहना है, बस वही मायने रखता है जो ताकतवर हो। उन 5-6 लोगों की टीम तुरंत मेरे सामने घुटने टेक गई और बोली, चेन बड़े, पहले हम जाओ हू के बहकावे में थे, पर अब वो मर चुका है। हम तुम्हारे साथ हैं, हमें अपना लो। ये छात्र अपनी जान बचाने के लिए अपनी सीखी हुई चालाकी का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। मुझे इन लोगों से कोई खास मतलब नहीं था, चाहे वे मेरे साथ आए या नहीं। बस अगर वे आना चाहे तो रहने दो। बेस्ट होता अगर ये मेरे लिए और ज्यादा दानवों को बुला सकते। बाद में अगर सब कुछ ठीक हो गया तो इन्हें अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करना भी ठीक रहेगा। धन्यवाद चेन दादा, जो मेरी प्रतिक्रिया देखकर बार बार शुक्रिया कहने लगा। फिर धीरे धीरे पुरानी तीसरे क्लास के बच्चों के पीछे भाग गया। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे हो लिए। इस तरह मुझे फिर से 5-6 नए छोटे साथी मिल गए। मैंने जाओ हू को मारने के बाद उसके शव को आगे बढ़ाया। सच में ऐसे जागृत लोगों के पास जो लिंगजिंग होता है वो केवल निचले दर्जे का होता है, लेकिन मच्छर का मांस चाहे छोटा हो, मांस ही होता है। मैंने लिंगजिंग उठाया और अपनी सोच से उसे अपने शरीर में समा लिया।
अफसोस ये ऊर्जा इतनी कम थी कि केवल इसकी दूसरी स्तर की चरम सीमा में थोड़ा हलचल ही कर पाई। तुम नए लोगों, तुम्हें 3 मिनट मिलेंगे कि कन्वीनियंस स्टोर का सामान संभालो। अगला लक्ष्य शहर का अस्पताल है। मैंने पीछे रखे कन्वीनियंस स्टोर की ओर इशारा करते हुए सख्त आवाज में कहा। अस्पताल? अगर मेरी याददाश्त सही है, वहाँ एक शुरुआती बॉस होगा। अपनी ताकत जल्दी बढ़ानी है तो लगातार मजबूत दानवों को चुनौती देनी पड़ेगी। जहाँ तक इन लोगों का सवाल है, ये साथ में रहकर रास्ते में दानवों को आकर्षित कर सकते हैं। शुरुआती बॉस से निपटने के लिए चाहे जागृति का प्रतिभा कितनी भी अच्छी हो, करीब तीसरे स्तर की ताकत चाहिए। नए छात्र डॉक्टर को धन्यवाद देकर तेजी से कन्वीनियंस स्टोर में घुस गए और जैसे भेड़ियों की तरह जरूरी सामान लेना शुरू कर दिया। 3 मिनट बाद मैं अपने छोटे से समूह के साथ अस्पताल की ओर निकल पड़ा। उस वक्त आसमान में एक लाल खून जैसा चांद था, लेकिन रोशनी इतनी थी कि बाहर का नजारा साफ दिख रहा था। सड़क पहले ही बुरी तरह से जाम थी, टूटे फूटे वाहन रास्ते में फंसे थे। कभी कभी कुछ राक्षस इंसानों का पीछा करते दिखते थे, लेकिन देखकर पता चलता कि वे आम राक्षस हैं। इसलिए थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा, धुआं उड़ाती छोटी कार एक चश्मा पहने हुए युवक को कुचल रही थी। उसका चेहरा भयानक और डरावना था। वो हमारे सामने मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। हम सब हैरान थे, कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पहले कोई दिलदार इंसान मदद के लिए आगे आ जाता, लेकिन अब सब उदासीन थे, क्योंकि अगर वे मेरी बात माने तो शायद उनकी जान बच जाए। पर मैं बस बेरुखी से उस लड़के की मदद करने के नाटक को देखता रहा। तुम लोग छात्र नहीं हो क्या? इतना बेरुखी क्यों दिखा रहे हो? पहले तकलीफ में तड़पता हुआ आदमी अचानक रंग बदलकर मुझसे और बाकी लोगों से दहाड़ने लगा। फिर उसका शरीर बदलने लगा। पहले जो सामान्य आंखें थीं वो तेज और लाल हो गईं। हाथों पर भी हरे नीले डरावने तराजू जैसे पत्ते निकलने लगे और पंजे धीरे धीरे उगाए। उसका सिर अंततः एक भयानक छिपकली जैसा बन गया। ये एक छिपकली की तरह बदलने वाला राक्षस था। उसकी ताकत देखकर लगता है कि ये पहले वाले जाओ श्याओलू से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इतने सारे छात्र, आखिरकार मुझे अच्छे से खाने को मिलेंगे। छिपकली राक्षस लालची निगाहों से सबको घूरते हुए भयानक हंसी हंसने लगा, जैसे अगले ही पल ये यहाँ मौजूद सभी को निगल जाएगा। चेंगे ने पूछा, वो अभी क्यों बदला? अभी तो वो सामान्य इंसान था। बैग उठाए हुए लिन शियो ने जिज्ञासु होकर पूछा, ये क्या हो रहा है? वो मुझसे जुड़ा हुआ था और इस नज़ारे को देखकर बाकी लोगों से ज्यादा शांत था। शायद ये छिपकली राक्षस की अपनी कोई खास ताकत है, मैंने दांडिया रूप से जवाब दिया। शिया वानराव ने महसूस किया कि वो छिपकली जैसा राक्षस उसकी तरफ दौड़ा और गुस्से में गरज उठा। शिया वानराव ने अपनी नकल करने वाली युद्ध आत्मा को बुलाया। वो छोटी चालाक लड़की बोली, थोड़ा बाद में तुझसे मजा लूंगी, समझे? उस गहरे हरे रंग की पूंछ ने शिया वानराव की तरफ झाड़ू की तरह वार किया। छिपकली राक्षस के हमले के छूने से पहले बिजली की चमक हुई और शिया वानराव जगह से गायब हो गई। विशाल छिपकली की पूंछ पास खड़ी जीप पर जा लगी, जिससे वो पूरी तरह टूट गई। यद्यपि शिया वानराव ने अभी अभी अपनी शक्तियां जागृत की थी और स्कूल में कड़ी लड़ाइयों का सामना किया था, फिर भी उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। मूर्ख दुष्ट राक्षस, तेली तो अब खैर नहीं। शिया वानराव ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई। जैसे ही उसने बात खत्म की, जिसे छोटी चांद कहा जाता था, उसकी नकल करने वाली युद्ध आत्मा ने पूरे शरीर को झंझोड़ लिया, बिजली की तरह बदल गई और तुरंत छिपकली राक्षस को कसकर जकड़ लिया। सच में घिनौनी लड़की, मुझे छोड़। छिपकली राक्षस ने दांत दिखाते हुए झगड़ना शुरू किया, लेकिन वो पहले से ही दूसरे स्तर का था और A+ ग्रेड की नकल करने वाली युद्ध आत्मा थी। ऐसे छोटे छिपकली राक्षस के लिए इसे आसानी से छुड़ाना नामुमकिन था। शिया वानराव ने अपनी मौत का वार करने वाली बिजली की तैनफुक क्षमता का इस्तेमाल किया। आसमान से घने बिजली के झरने बरसाए जो उसकी तलवार की धार पर इकट्ठे हुए। इसके बाद शिया वानराव ने अपनी कलाई घुमाई और डरावनी बिजली के साथ छिपकली राक्षस की तरफ वार किया। छिपकली राक्षस ने डर के मारे बड़ी बड़ी आंखें खोली और सामने आने वाली बिजली को देखा। वो इस जगह छुपे हुए कई जागृत योद्धाओं से भी मिला था, लेकिन उसने उन्हें आसानी से हराकर निगल लिया था। लेकिन उसने कभी भी शिया वानराव जैसे पागल नहीं देखे थे जो इतनी ताकतवर बिजली को बुला सके। ये सब तो चेंजिए भाई की वजह से हुआ, जिसने दुनिया के खत्म होने से पहले खुद को बांस के पत्ते वाली जहरीली दवा खिला दी थी। फिर उसने अपनी लंबी तलवार जोर से उस छिपकली जैसे राक्षस पर मारी। तलवार और राक्षस के बीच से तेज सफेद रोशनी निकली। कुछ ही देर में वो रोशनी गायब हो गई। शिया वानराव ने तलवार कसकर पकड़ी रखी और सीधे सामने छिपकली राक्षस को घूर रही थी। राक्षस ने झुककर भारी सांस ली। शिया वानराव की इस वार से उसके शरीर की चमड़ी से खून रिसने लगा। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे पूरी उसकी चर्म कवच जिंदा जिंदा छिल जाएगा। सौभाग्य से उसके पास जागृत प्रतिभा थी, लाल पत्थर छिपकली कवच। ये कवच थोड़े समय के लिए उसकी चमड़ी को बहुत ताकत देता है और ये छिपकली राक्षस इस जगह पर लोगों को मारकर पहले ही दूसरे स्तर के चरम सीमा पर पहुंच गया था। इतना आसानी से मारा नहीं जा सकता था। गुस्से में वो बोला, ये बकवास, जो मुझे चोट पहुंचाएगा उसकी तो जान जाएगी। पहले जब मैं म्यूटेंट नहीं बना था तो मालिक के नीचे दबा रहता था। अब मैं ना इंसान हूं ना भूत, एक राक्षस बन गया हूं और तुम मुझे हराना चाहते हो। मैं मानने वाला नहीं हूं, तुम सब मर जाओ। छिपकली राक्षस पागलपन की हालत में था। उसका चेहरा बेहद भयानक हो गया था। उसके शरीर के पास एक गहरा काला नफरत का बादल मंडरा रहा था। उसकी मांसपेशियां भी इस उन्माद की वजह से टकराने लगी और बड़ा होने लगी। कुछ ही सेकंड्स में छिपकली राक्षस पहले से कहीं बड़ा हो गया था। उसकी लाल लाल आंखें शिया वानराव को घूर रही थीं, पूरी नफरत से भरी हुई थीं। ये छिपकली राक्षस पागल हो चुका था। क्या शिया बड़ा अब भी उसका मुकाबला कर सकता है? क्या तुमने नहीं देखा? हमारा शिया बड़ा तो तैनरेल का उपयोग कर सकता है और इस छोटी छिपकली को आसानी से मार सकता है। ये कोई आम मामूली लड़ाई नहीं। छोटे साथी शिया बड़ा पर पूरा भरोसा करते थे, लेकिन शायद सिर्फ मैं ही समझ पाया कि पिछले लार के बाद शिया वानराव के पास ज्यादा ताकत बची नहीं है। उसका लड़ाई का तजुर्बा अभी भी कम था, इसलिए उसने तुरंत अपनी सबसे ताकतवर वार कर दी। पहले तो लगा ये वार एकदम पक्का मार देगा, लेकिन पता चला कि सामने वाला स्तर उसके मुकाबले कई कदम आगे है। साथ ही उसकी रक्षा की क्षमता भी बहुत अच्छी है। इस वार से न सिर्फ उसने सामने वाले को मारा नहीं, बल्कि खुद ही मुश्किल में पड़ गया। छोटी, अब तो पूरी तरह थक गई ना? अब मेरी बारी है। इजियत की असाधारण रिकवरी पावर है। बस थोड़ी सी सांस लेने की देर में ही उसकी ताकत आधी वापस आ गई। शिया वानराव ने हार नहीं मानी और फिर से अपनी अनोखी शक्ति चालू की। उसने अपने पैरों के नीचे सफेद बादल उगाए जो उसे सीधे ऊपर उठा ले गए। फिर बहुत तेजी से छिपकली राक्षस की तरफ बढ़ा। इस बार
हमला पहले से काफी कमजोर था। तुम सोचती हो अभी भी मेरे मुकाबले में हो? छिपकली राक्षस ने ठंडी हंसी दी। दोनों पैर एक साथ तेजी से आगे बढ़े और एक पल में शिया वानराव के पास पहुंच गया। शिया वानराव ने देखा कि उसके नुकीले पंजे उसे पकड़ने वाले हैं तो उसने तलवार को हड़म्ब करके रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जोरदार वार से पीछे धकेल दी गई। उसके पैर जमीन पर फिसलते हुए काफी दूर तक चले गए, फिर मुश्किल से रुक पाई। जब शिया वानराव छिपकली के सामने बेबस होकर चिल्लाई तो मैं उत्साहित होकर उसके पास दौड़ा। अभी तुम्हारे लिए घमंड करने का मौका नहीं आया, मेरी गहरी आवाज गूंजी। साथ ही मेरी खतन अफू हवा में उछली और सीधे छिपकली मांसपेशी के रास्ते में आ गई। मैं तो पहले से ही लड़ाई देख रहा था कि शिया वानराव को असली मुकाबले का मौका मिल सके, लेकिन जब वो कमजोर पड़ गई तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। छोटू, तुझे रोकने की हिम्मत है? संभल जा, वरना मेरी एक पंजे से तुझे चीतों की तरह फाड़ डालूंगा। छिपकली राक्षस गुस्से में गरजा। उसने देखा कि मुझमें ज्यादा ताकत का संकेत नहीं था, इसलिए मुझे एक आम जागरूक योद्धा समझ बैठा। मैंने हल्का सा जवाब दिया, फिर मेरी शरीर के चारों ओर श्वांग ऊर्जा उठने लगी और तीव्रता से बढ़ने लगी। श्वांग ऊर्जा ने मेरी ऊर्जा महसूस की और अपने से लगभग बराबर देखकर डर गया। मैं खतनफू लेकर तेजी से छिपकली मांसपेशी के पास पहुंचा और बिना कुछ कहे एक जोरदार वार किया। इतनी ताकत की लहर ने छिपकली मांसपेशी को हिला दिया और वो चल नहीं पा रहा था। उसने गुस्से में फिर अपनी तैनफू लाल विद्युत सीपिया का उपयोग किया, लेकिन मेरी तैनफू तो एस ग्रेड की थी और मेरी ताकत भी दूसरे स्तर के चरम पर थी। मेरी अफू की ताकत शिया वानराव की रेख वार से कई गुना ज्यादा थी। अफू तेजी से गिरा। हर बार जब अफू नीचे आता, छिपकली मांसपेशी को मौत का डर महसूस होता। जब खतन अफू आखिरकार उसके शरीर को छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके हर एक सेल पर अफू की ताकत टूटने वाली है। उसकी चमकदार नलाएं भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। फेंगली अफू ने क्षण ही मांसपेशी के शरीर को चीर दिया। छिपकली मांसपेशी ने दर्द से चीख मारी। तुरंत ही मैंने उसे दो हिस्सों में बांट दिया। फिर एक बैंगनी रंग की ऊर्जा की गेंद छिपकली राक्षस के शव से उछलकर निकली। इस तरह की ऊर्जा मैं जानता हूँ, ये तुम्हारी आत्मा को बढ़ाने वाली चीज है। मैंने सामने की बैंगनी ऊर्जा की गेंद की ओर हल्का सा उंगली से इशारा किया, जिससे मेरी तरफ से एक रहस्यमय पीला भूरा ऊर्जा का संचार निकला। होंगमंग किंगजो ऊर्जा ने उस बैंगनी गेंद को देखकर उत्साहित होकर तेजी से उसके पास दौड़ा और एक झटके में अपने अंदर समा लिया। थोड़ी ही देर में वो ऊर्जा पूरी तरह गायब हो गई। पूरी तरह होंगमंग किंगजो ऊर्जा ने उसे निगल लिया। निगलने के बाद होंगमंग किंगजो ऊर्जा की ताकत में कुछ बढ़ोतरी हुई और उसमें से कुछ ऊर्जा मेरे शरीर को वापस मिली। और सबसे अजीब बात ये थी कि मुझे लगा मेरे शरीर में कुछ नया आ गया है। मैंने अपने हाथ की हथेली को मजबूत पकड़ते हुए मन में ध्यान लगाया, तभी अचानक मेरे शरीर पर एक पतली सी चमड़ी की परत उभर आई, जो हल्की पीली चमक भी छोड़ रही थी। ये छिपकली राक्षस की रक्षा की खासियत थी। मैं चुपचाप हैरान था कि होंगमंग किंगजो ऊर्जा न केवल ऊर्जा वापस देती है, बल्कि दुश्मन की खासियत भी मेरे अंदर लाती है। नई खासियत हासिल करने के बाद मेरा मन खुशी से भर गया। आमतौर पर हर इंसान को सिर्फ जागरण की समय की खासियत मिलती है, लेकिन मेरी नकल करने वाली युद्ध आत्मा उसे भी हासिल कर सकती है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आगे लड़ाई में हमारे पास एक और तरीका आ गया? ये साथी जैसे ही मौका मिलता मेरी तारीफ करने लगते हैं। इन्हें भी अच्छी तरह पता है कि चारों ओर खतरनाक राक्षस भरे हुए हैं और थोड़ी सी लापरवाही में हम जैसे जागरूक लोग भी सीधे मार दिए जाते हैं। उनका एक ही सहारा है, वो हूं मैं। आप चाहें तो खा लो। असल में अंत समय में इंसान कुछ राक्षसों के शरीर खाने से भी फायदा उठा सकता है। थोड़ा शरीर मजबूत हो जाता है, लेकिन मैं उन राक्षसों से नफरत करता हूँ, इसलिए उनका इस्तेमाल करने का मन नहीं है। लिन शियू ने अपने आप को आगे रखते हुए किसी जगह से निकाली हुई एक छोटी चाकू लेकर बहुत उत्साहित होकर छिपकली जैसे राक्षस के सामने जाकर उसके शरीर को काटना शुरू कर दिया। भले ही सामने खतरनाक छिपकली राक्षस हो, उसने ज्यादा डर नहीं दिखाया। कुछ ही मिनटों में उसने छिपकली राक्षस का शल्य चिकित्सा कर लिया और अलग अलग मांस को वर्गीकृत भी कर दिया। इस बीच दिन धीरे धीरे ढलने लगा और आसपास की रोशनी कम होने लगी। मैंने कहीं एक होटल ढूंढ लिया और अंदर के कुछ साधारण राक्षसों को हटाकर आराम से वहां ठहर गया। मैं दूसरी मंजिल पर था। बाकी साथी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरी मंजिल की गलियारे में ही पड़े रहने को तैयार थे, किसी और मंजिल पर जाने से डर रहे थे। जैसे ही कमरे में घुसा, बाहर खिड़की से धुआं और गर्माहट की आवाज सुनाई दी। पर्दा उठाकर दूर देखा तो एक हथियारबंद टीम मशीन गन लेकर उन पर हमला कर रही थी, जो राक्षस उन पर टूट पड़े थे। हथियारबंद टीम गोलीबारी करते हुए उसी होटल की तरफ बढ़ रही थी। बड़े भाई, ये सारे मॉन्स्टर्स सच में बहुत ज्यादा हो गए हैं। हमें कहीं छुपना पड़ेगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर्स हमें थका थका के मार डालेंगे। पीछे हटो, लड़ाई जारी रखो, रुकना मत। पीछे एक होटल है, वहां टिक जाओ और मौका मिलते ही बाहर निकलो। ये लोग गोलाबारी के बीच दहाड़ते हुए मेरे होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कमरे में बैठा ये सब देख रहा था, मेरी भौहें तन गई। ये लोग उन विकृत मॉन्स्टर्स को मेरी तरफ खींच रहे हैं, जिससे मुझे काफी दिक्कत होगी। सामने वाला बड़ा मजबूत आदमी 2 ग्रेनेड निकालता है, मुंह से पिन निकालकर जोर से फेंक देता है मॉन्स्टर्स के बीच। ग्रेनेड से जोरदार धमाका होता है। इसी धमाके की वजह से जो मॉन्स्टर्स पहले जोरदार हमला कर रहे थे, वो थोड़ा ठिठक गए। इस छोटे से मौके का फायदा उठाकर हमारी 8 लोगों की टीम होटल के दरवाजे को धकेलकर अंदर घुस गई। कुछ लोग होटल की 2 खिड़कियों में मशीन गन सेट कर मॉन्स्टर्स पर लगातार गोलियां बरसाने लगे। कई दोस्त जिज्ञासा में दूसरी मंजिल से बाहर झांक रहे थे। हथियारधारी टीम का एक निशानदार लड़का मुझे देखकर तुरंत पहचान गया। कुछ दोस्त जल्दी से पीछे हट गए, पर वे पहले ही पकड़ लिए जा चुके थे। लाओ बा ऊपर दूसरी मंजिल पर जाकर देखा। सामने वाला आदमी पास वाले एक छोटे मोटे लड़के की पीठ थपथपाता है, जो मॉन्स्टर्स को रोकने में लगा रहता है, जिसे लाओ बा कहते हैं। उसने आदेश पाकर अपनी सब मशीन गन उठाई और भागा। अंदर देखा तो कुछ लड़कियां थीं जो दिखने में खास नहीं थी, लेकिन देखते ही मेरी इच्छा जाग उठी। इतने सारे स्टूडेंट्स थे, हमारे कुछ यार भी थे। वो गोल मटोल वाला लड़का होंठ चाटता हुआ राइफल उठाए उन लड़कियों को निशाना बनाने लगा। उन लड़कियों ने कभी असली बंदूक नहीं देखी थी, एकदम डर के मारे मेरे कमरे की तरफ भागने लगी। गोल मटोल लड़का मेरे कमरे के दरवाजे को घूरने लगा। सारे स्टूडेंट्स उसी कमरे के आसपास जमा हो गए। उसे लगा कि अंदर और भी ज्यादा आकर्षक लड़कियां होंगी। उसने बंदूक उठाकर कुछ स्टूडेंट्स को भगा दिया, फिर दरवाजे को जोर से टक्कर मारी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजे के हैंडल पर 2 गोलियां चलाई, फिर जोर से धक्का देकर दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने मुझे देखा कि मैं शाह वान राव को गले लगाए खड़ा था। शाह वान राव गोरी और
खूबसूरत थी। गोल मटोल लड़का उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसने बंदूक उठाकर मुझे निशाना बनाया। उसकी नजर में मैं तो बस एक निहत्था स्टूडेंट था जिसे डराने भर से डर लग जाता। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई बंदूक लेकर मुझे धमकाए। मैंने गुस्से से उस गोल मटोल लड़के को घूरा। पिछली जिंदगी में मुझे बंदूक से डराकर कई काम करवाए गए थे। उसकी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने कहा, बंदूक लेकर क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि उस लड़की को छोड़ दो। गोल मटोल लड़का तंज कसते हुए बोला, अब वो मेरी हो गई है। मैं धीरे से शाहवान राव के पास जाकर कहा, मैं उसे कभी नहीं देखना चाहता। फिर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया जो पहले मेरा हाथ उसके कंधे पर था। जैसे ही मैंने शाहवान राव को छोड़ा, गोल मटोल लड़का और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। चलो समझदार बनो, छोटी सुंदर लड़की, मेरे साथ चलो, भाई तुम्हें इस अंत समय में जिंदा रखने वाला हूँ। शाहवान राव का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसने उस छोटे और मोटे आदमी की बात तक नहीं सुनी। उसके शरीर पर फिर से चमड़ी के टुकड़े उभर आए और बिजली की चमक उसके शरीर से निकलकर एक बिजली की मार बनकर बाहर चली गई। मैंने उसे जो काम दिया था वो था सामने वाले आदमी को मारना। बिजली की चमक के साथ छोटे मोटे आदमी को समझने का मौका भी नहीं मिला कि उसकी गला दब गई। एकदम धड़ाम वो जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। लेकिन शाहवान राव यहीं नहीं रुकी। उसने दो बिजली की चमक से उस आदमी के शरीर को उठाया और फिर दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर बढ़ी। पहले 7 लोगों की टीम जो मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे थे वो शाहवान राव की खूबसूरती देखकर चकित रह गए। लेकिन अगली ही पल उन्होंने उस छोटे मोटे आदमी का सर देखा और तुरंत गुस्से में बिजली की चमक निकलने लगी। टीम का कप्तान चिल्लाया, उसकी आंखें आग उगल रही थीं और उसने अपनी बंदूक का निशाना शाहवान राव पर साध लिया। फिर उसने एक हाथ हिलाया और उस छोटे मोटे आदमी का शरीर अपनी टीम के कप्तान के सामने फेंक दिया। अपनी टीम के साथी की लाश देख टीम का कप्तान इतना गुस्से में था कि सारा शरीर कांप रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ट्रिगर दबा दिया। बम 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 गोलियों की लकीरें सीधे शाहवान राव की तरफ बढ़ीं। लेकिन अफसोस, ये आम हथियार शाहवान राव के सामने बिल्कुल कमजोर साबित हुए। उसने बस हल्का सा शरीर घुमाया और आसानी से सारी गोलियां टाल दी। बदमाश, ये तो जाग चुका है भाई, हमें जल्दी निकलना चाहिए। पर ये बड़ा भाई गुस्से में था, उसे कोई सुनाई नहीं दे रहा था। हाथ में बंदूक लगातार गोली चला रही थी। अब तेरी खैर नहीं। शाहवान राव की क्लियरिंग की आवाज होटल की पहली मंजिल पर गूंजी, जैसे कि उसने इस टीम लीडर को फांसी की सजा सुना दी हो। फिर उसके हाथ में क्लियरिंग की लंबी तलवार चमकी और अगले ही पल बिजली की एक चिंगारी टीम लीडर के ऊपर गिरी। टीम लीडर ने दर्द से चीखा और तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तक जमीन पर तड़पता रहा और फिर उसकी जान निकल गई। उसके बाद उसके साथी एक एक करके शाहवान राव ने उनकी जान ले ली। असल में शाहवान राव इतनी क्रूर नहीं थी, बस मैंने एक दिन में उसे सिखा दिया कि कैसे काम करना है। इस पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में दुश्मन पर दया करना मतलब खुद पर सबसे बड़ा अत्याचार करना है। तुम लोग इंतजार करो, मैं आखिर तक मारूंगा। तभी शो रोलॉस के शरीर से अचानक सुनहरी चमक निकलने लगी और हवा में ही कई कवच के टुकड़े उसके शरीर से जुड़ने लगे। मैंने चाओ उवा कवच की ताकत जागृत कर ली है। कवच के साथ जुड़ने के बाद शो रोलॉस के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। शाहवान राव का चेहरा गंभीर था और उसकी नजरें शो रोलॉस पर टिकी हुई थीं। अब शो रोलॉस पूरी तरह से सुनहरे कवच से ढका हुआ था और उसकी ताकत पहले से 10 गुना ज्यादा हो गई थी। मेरे कई भाइयों को मारने के बाद अब मैं उनका बदला लूंगा। शो रोलॉस के चेहरे पर क्रूरता साफ दिख रही थी। तुमने अभी अभी ताकत हासिल की है और बदला लेने की सोच रहे हो? मेरी आवाज सीढ़ियों के पास से आई और फिर मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। ये दबाव शाहवान राव से कहीं ज्यादा था। हर कदम पर शो रोलॉस को ऐसा लग रहा था कि उसका कवच कांप रहा है। ये पूरी तरह से नस नस पर दबाव था। ये मेरी खासियत है। तुम दोनों फिर भी क्या कर लोगे? मैं तो वैसे भी झकझोर कर अपनी हालत ठीक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, सामने एक लाइट सेबर तुरंत प्रकट हो गया। यही उनकी जागृत कवच की खासियत है। ये नकली हथियार नहीं बल्कि हवा में बुलाए गए लाइट सेबर होते हैं। बड़ी बात कर रहा है, अभी अभी जागा है और इतना घमंड दिखा रहा है। मैं तिरछी नजर से उस नए जागृत योद्धा को देख रहा था। सच में समझ नहीं आ रहा था उसकी हिम्मत कहाँ से आई जो अभी जागा है और मुझसे भिड़ने की हिम्मत करता है। शायद अभी जागा होने की वजह से वो सोचता होगा कि अब वो सबसे ताकतवर है। ताकत में अचानक जो बढ़ोतरी हुई है उससे अक्सर ऐसा भ्रम हो जाता है। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें 2 टुकड़े कर दूंगा। हाओमिंग ने गुस्से में चिल्लाया, अपने लाइट सेबर को उठाया और मेरे सिर की तरफ बढ़ा। लगता है मेरे पास कोई और बचाव की चाल नहीं है। इतना कि मैं अपनी ताकतवर कुल्हाड़ी तक निकालने की जहमत नहीं उठाई। बस हाओमिंग की तरफ हल्की सी उंगली उठाई और 2 होंगमोंग की ऊर्जा आसमान की ओर निकल गई। बस एक पल में 2 होंगमोंग की ऊर्जा ने हाओमिंग को कसकर पकड़ लिया। ये क्या चीज है? छोड़ो मुझे। हाओमिंग जो होंगमोंग ऊर्जा में फंसा था, मन ही मन नाखुश था। बार बार अपने लाइट सेबर से काटने की कोशिश करता रहा। कई बार किए पर कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने हवा में अपनी मुट्ठी बांधी और हाओमिंग का कवच एकदम टूट गया। जो पहले बड़ा आत्मविश्वासी था वो एकदम हताश हो गया। उसके दिल का बोझ जैसे नीचे गिर गया। सामने वाला आदमी उसका बिल्कुल विरोधी नहीं था और तो उसे हाथ भी नहीं लगा पा रहा था। उसने और सोचने का मौका भी नहीं पाया कि उसकी कमर के आसपास की ऊर्जा और भी मजबूत हो गई और उसे और कसकर बांध लिया। हाओमिंग ने दर्द भरी चीख मारी। थोड़ी देर में उसका शरीर पूरी तरह से टूट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। लगातार छटपटाता रहा। जब गाओमिंग पूरी तरह बेहोश हुआ तभी मैंने उसे नीचे रखा। उसके शरीर पर जागृत कवच की प्रतिभा जैसे कोई मजाक थी। कुछ बहादुर छात्र सीढ़ियों के पास खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे और एक एक करके ठंडा पसीना छूट रहा था। मैं उनसे कहीं ज्यादा क्रूर था जैसा वो सोच भी नहीं सकते थे। वापस जाओ, अगर फिर से मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मेरी ये मुस्कान छात्रों की नजरों में बेहद डरावनी लग रही थी। वे बस बार बार सिर हिला रहे थे। छोटी सी लड़ाई खत्म करने के बाद मैं ऊपर जाकर आराम करने ही वाला था कि अचानक होटल के बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो एक ट्रक जितना बड़ा सांप जैसा जीव, चिकन के सिर वाला म्यूटेंट अंधेरे से निकल रहा था। इस मॉन्स्टर के मुंह से 2 भागों में बटा हुआ जीभ बार बार बाहर निकल रहा था। उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। लगता था कि अभी की लड़ाई ने उसे यहाँ खींच लिया। मॉन्स्टर को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसे मेरे जैसे स्वादिष्ट शिकार मिलेगा। मैंने भौहें तानी और चुपचाप खाई त्यान अक्स हाथ में लिया। फिर एक जोरदार लात से फर्श को तोड़ा और शरीर वहीं से गायब हो गया। अगली ही पल में मॉन्स्टर के पास पहुंच चुका था।
ये मॉन्स्टर अब तीसरे स्तर की शुरुआत में था, जो कि इस दुनिया के शुरुआती समय में टॉप क्लास माना जाता है। मॉन्स्टर ने मुझे देखकर ऐसा महसूस किया जैसे मैं उसके पेट में जाने वाला खाना हूँ। पहले तो वो घमंड में था, लेकिन जैसे ही उसने मेरी रफ्तार महसूस की, पूरी तरह घबरा गया। उसके सिर पर लगे कांटेदार हिस्से चारों तरफ मेरी स्थिति खोजने लगे, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसके सामने प्रकट होकर बिना किसी बात के अपनी खाइतियान अक्स को सक्रिय किया। मेरी कुल्हाड़ी सीधे उसके चिकन के सिर पर नीचे गिरी। मॉन्स्टर ने जल्दी से सिर घुमाकर अपने कठोर मुंह से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाया। मेरी कुल्हाड़ी उसके सिर को ऐसे काट रही थी जैसे बांस को काटा जाता है। एक ही पल में उसके मुर्गे के सिर को 2 हिस्सों में काट दिया। छिपकली वाले राक्षस की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मेरी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई। अब मैं कभी भी तीसरे स्तर के जागृत योद्धा में अपग्रेड कर सकता हूँ। मुर्गी का सिर फट गया, खून छलकने लगा। थोड़ी देर में ये मुर्गा राक्षस गिर पड़ा और मर गया। वानरव, तुम लिन याओ ने दांत पीसते हुए पूरी ताकत लगाई कि मेरे हाथ से खुद को आजाद करे, लेकिन आधे मिनट तक संघर्ष करने के बाद भी वो हिल नहीं पाया। तुम सुपर 5 अवेकनर नहीं हो क्या? बस इतनी सी ताकत? मैं मुस्कुराते हुए घबराए हुए लिन याओ को देख रहा था। सच में मेरा पांगू शरीर टैलेंट बहुत ज्यादा मजबूत था। सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के दम पर मैं इन आम सुपर 5 अवेकनरों को पूरी तरह से कुचल सकता था। लिन याओ इतना गुस्से में था कि बोल भी नहीं पा रहा था। उसके नीचे खड़े उसके कई साथी उसे देख रहे थे कि वो कैसे मेरे हाथों में फंसा हुआ था। उसकी शान शौकत कहाँ रह गई? गुस्से में चूर लिन याओ ने बाई हाथ आगे बढ़ाई और मजबूरन सुपर वो उपकरण बुलाना पड़ा। पहले वो विकृत राक्षसों से निपटने के लिए कभी सुपर हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था। उसकी शरीर की ताकत ही इतनी थी कि वो उन विकृत राक्षसों को आसानी से दबा देता था, लेकिन मैं पहला इंसान था जिसने उसे हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। और जैसे कल रात की टीम के सुपर वो अवेकनरों के हथियार थे, वैसे ही लिन याओ के हथियार भी एक प्रकाश तलवार थी, लेकिन उसकी प्रकाश तलवार कल रात के अवेकनर की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर थी। ऊपर एक नीली छोटी ड्रैगन तलवार के चारों ओर उड़ रही थी और धुंधली सी ड्रैगन की गर्जना भी महसूस हो रही थी। अचानक की आवाज के साथ लिन याओ मेरी गर्दन की तरफ तलवार से हमला कर रहा था। तलवार से निकलती तेज चमक इतनी भयानक थी कि उससे बच पाना मुश्किल था। उसकी तेज और जबरदस्त वार को देखकर मैंने बस हल्का सा कंधा घुमाया और बहुत तेजी से उस वार से बच निकला, लेकिन मेरी इस हरकत से मेरी पकड़ में और ताकत आ गई और मैंने लिन याओ के दाहिने हाथ को घुमा दिया। ऐसा करते ही उसका हाथ ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री से भी ज्यादा मुड़ गया। तेज दर्द के कारण लिन याओ के चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ गईं। वो दर्द से चीख पड़ा। उसकी आवाज गांव में सुअर काटने की आवाज से भी ज्यादा भयानक थी। मैं महसूस कर तुम बहुत कमजोर हो। मैं धीरे से सिर हिलाया। मेरी बातें जैसे तेज चाकू की तरह लिन याओ के दिल में गहराई तक घुस गईं, जिससे वो लगभग पागल हो गया। कल जागने के बाद से उसकी ताकत इतनी बड़ी हो गई थी कि पूरे कबीले वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अब मैं उसी जोर से नीचे दबा रहा हूँ। ये अंतर इतना दर्दनाक है कि उसे मार डालने से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तुम्हारा तो बुरा हाल हो गया। स्वतंत्र होने के बाद लिन याओ ने बर्बरता से चिल्लाया और अपनी प्रकाश तलवार को आसमान की ओर बढ़ाया। लंबी तलवार में अपार ऊर्जा संचित होने लगी। जो छोटी हरी ड्रैगन पहले तलवार पर थी, वो अचानक आसमान की ओर उड़ गई और एक बड़ी ड्रैगन में बदल गई, जो अब हजारों इंच लंबी थी। ये एक विशाल हरी ड्रैगन थी जो आसमान में मंडरा रही थी। उसकी आंखें अधिकार और वैभव से भरी थी और वो मुझे घूर रही थी। ये लिन बॉस की खास चाल थी, हरी ड्रैगन बार। कल उसने इसी चाल से एक तीसरे स्तर का विकृत राक्षस मार गिराया था। अब तुम्हारी मौत तय है। लिन याओ के अनुयायियों ने ये चाल देख ली और हर कोई समझ गया कि जीत हार तय हो चुकी है। वाकई ये मेरी जागृति के बाद देखी गई सबसे ताकतवर चालों में से एक थी, लेकिन ये चाल मुझसे लड़ने के लिए अभी भी काफी कमजोर थी। मैंने तुरंत अपना हाथ घुमाया और नाइट आई को बुलाया। अचानक मेरे शरीर से भारी मात्रा में होंगमोंग नीली ज्वाला उभरने लगी। इस बार मैं आकाश वाला कुल्हाड़ी से लड़ने की योजना नहीं बना रहा था। जैसे ही होंगमोंग नीली ज्वाला प्रकट हुई, मेरी मानसिक इच्छा के साथ ही ये एक ड्रैगन में बदल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिन याओ ने बुलाया था। लेकिन होंगमोंग नीली ज्वाला से बनी ड्रैगन सुनहरे रंग की थी और इसका आभास लिन याओ की हरी ड्रैगन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। तुम मेरी चाल की नकल कर रहे हो। तुम एक नकली चीज और मेरी असली चीज के साथ मुकाबला करने की हिम्मत कर रहे हो। सच में तुम अपनी काबिलियत से परे सोच रहे हो। लिन याओ ने आत्मविश्वास से अपनी प्रकाश तलवार उठाई, सोचते हुए कि उसकी ही चाल सबसे ताकतवर है। असली नकली कौन है इसका पता तो ताकत से चलता है, मैंने कहा। मूलतः होंगमोंग नीला आभूषण तंडी के विभिन्न जीवों में रूपांतरित हो सकता था। मुझे लिन याओ की तरह किसी विशेष तांत्रिक की जरूरत नहीं थी। मैं भी बड़ी ड्रैगन बना सकता था। नकल की बात तो छोड़ो। लिन याओ ने गुस्से में अपनी लंबी तलवार मेरे तरफ जोरदार झोंकी। उसकी नीली ड्रैगन ने गर्जना करते हुए अपनी ताकतवर बॉडी मेरे तरफ झोंकती। आसपास की हवा तक उसकी हलचल से हिल रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। मैं बस हल्की सी उंगली से अपनी पीली ड्रैगन को हिला दिया। मेरी पीली ड्रैगन तेज चमक रही थी। बिल्कुल भी डरे बिना सीधे उसकी नीली ड्रैगन की तरफ बढ़ी। नीली ड्रैगन ने मेरी पीली ड्रैगन की धमकी महसूस की और दिशा बदलकर टकरा गई। धमाके की आवाज के साथ दोनों ड्रैगन आपस में उलझ गए और बेतहाशा टकराते रहे। पूरा आसमान उनकी लड़ाई की आवाज से गूंज रहा था। लड़ाई 3 मिनट तक चली। अंत में लिन याओ की नीली ड्रैगन थक कर धीरे धीरे छोटी हो गई और कमजोर होकर उसकी तलवार के आसपास घूमने लगी। बेकार चीज, यहीं हार गई? तुझसे मेरा क्या फायदा? लिन याओ को बुरा लग गया और उसने गुस्से में गालियां देनी शुरू कर दी। असल में नीली ड्रैगन का हारना स्वाभाविक था। मेरी प्रतिभा होंगमोंग क्यों तो टेंडी की ताकत से भरपूर थी, जो लगातार ऊर्जा खींचती रहती है। ऐसे युद्ध में मैं बेजोड़ था। अब बताओ असली नकली कौन? मैं दिलचस्पी से लिन याओ को देख रहा था। उस वक्त उसका चेहरा इतना खिन था जैसे उसने कोई कीड़ा खा लिया हो। तुम सब कमीने, और क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से उसे खत्म करो। लिन याओ गुस्से में पीछे टैंक की फौज की तरफ देख रहा था। हार के बाद शर्मिंदगी में आकर उसने अपना गुस्सा टैंकों पर निकाल दिया। उसके छोटे लड़कों ने घबराकर तोप की नोक मेरी तरफ कर दी। धमाके की आवाज के साथ पीले चमकीले गोले मेरी तरफ बुलेट की तरह उड़ने लगे।
ये खिलौने भी क्या चीज़ है, मुझे इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हैं। मैं हल्की सी हंसी के साथ बस हाथ हिलाया तो सुनहरी ड्रैगन ने सारे गोले निगल लिए। ये बेकार लोहे के टुकड़े मुझसे एक भी खरोंच नहीं लगा सकते। मेरे जैसे जागरूक व्यक्ति के खिलाफ ये आम हथियार बिल्कुल बेकार है। पहली बौछार गोलियों को साफ करने के बाद मैंने तुरंत अपनी नकल करने वाली हथियार निकाली। हाथ में खुला आसमान जैसा बड़ा कुल्हाड़ी पकड़ ली। अगली ही घड़ी में टैंकों की फौज के किनारे पहुंच गया। कुल्हाड़ी को जोर से फेंका, जो हवा में तेजी से घूमता हुआ एक के बाद एक टैंक तोड़ते चला गया। ये टैंक जैसे पटाखे फोड़ रहे हों, जमीन पर एक एक करके फूट रहे थे। गंदी कमीने, ये तो मेरे लिन परिवार की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। लिनियाओ टैंक के धमाके देखते हुए गुस्से में आकर अपनी रोशनी की तलवार उठाई और फिर से मुझ पर टूट पड़ा। लड़ाई जारी रखने की ठानी, लेकिन नकल करने वाली योद्धा की तबीयत खराब होने के बाद उसकी ताकत काफी कम हो गई थी। जो पहले से ही मेरे लिए कोई चुनौती नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपनी तलवार मुझ पर मारी, लेकिन मेरा शरीर उससे टकराने से पहले ही 2 उंगलियों से उसने तलवार को आसानी से हटा दिया। फिर मैंने हाथ बढ़ाया और लिनियाओ का सिर पकड़ लिया। उसी वक्त लिनियाओ ने अपनी खोपड़ी पर एक जबरदस्त शक्ति महसूस की। उसे लगा कि अगली ही घड़ी वो मर जाएगा। मुझ पर दया करो, वो चीखा। इस वक्त लिनियाओ ने अपनी शानो शौकत छोड़ दी और जल्दी से घुटने टेक कर मुझसे दया मांगने लगा। तुम तो अभी थोड़ी देर पहले तक मेरे साथ जंग पर उतर आए थे, अब अचानक इतने नरम क्यों हो गए? मैंने मजे से लिनियाओ को देखा। हमारे देश में एक कहावत है, जो वक्त को समझता है वही बुद्धिमान होता है। चंदारिन, लिंदारिन, आपकी बड़ी दिलदारी है, मुझे छोड़ दीजिए, आगे मैं आपकी पूरी इज्जत करूंगा। लिनियाओ ने दोनों हाथ जोड़कर बार बार मुझसे दया मांगनी शुरू कर दी, जैसे डर रहा हो कि मैं हाथ बढ़ाकर उसे और चोट न पहुंचा दूं। जो लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, उनकी वफादारी पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। लिनियाओ घबराकर अपना हाथ अपनी सीने की ओर ले गया और एक हरा नीला दिल निकाल दिया। ये मेरा जागृत नर्तक का कोर है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हें कभी भी मुझसे कोई दिक्कत हो, इसे दबा देना, मैं तुरंत मर जाऊंगा। चैन भैया, मैं बस तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद करना चाहता हूँ, अपनी जान लगाकर तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। लिनियाओ ने कोर मेरे सामने रखा और उसकी आंखें मेरी तरफ टिकी रहीं। मैंने एक बार उसके हरे नीले दिल को देखा, जो लगातार धड़क रहा था, और पिछली जिंदगी के नर्तकों के बारे में याद किया, जिनके पास सच में ऐसा कुछ होता था। ये कोर सुपर 5 जागृत नर्तकों की जान होती है। मैंने थोड़ी सोच विचार के बाद कोर अपने पास रख लिया। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने मुझे थोड़ी भी तकलीफ दी तो अपनी जान के बारे में सोच लेना। ये लिनियाओ की लड़ाकू ताकत ठीक ठाक है, इसे भरोसेमंद योद्धा मान सकते हैं। आगे रास्ते में जो छोटे दुश्मन आएंगे, वो इसे साफ करने दे सकते हैं। चैन भैया धन्यवाद, हमारे परिवार में और भी जागरूक लोग हैं, तुम्हें तैयार रहना होगा। लिनियाओ को स्वीकार करने के बाद वो बहुत खुश हुआ और तुरंत खबर दी अपनी वफादारी दिखाने के लिए। कहो वो आ जाएं, मैं तो कुछ और कोर इकट्ठे करना चाहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जागरूक लोग खुद मेरे पास आ रहे हैं, जैसे उपहार हों। चैन भाई, हमारे परिवार में एक ऐसा है जिसने अंत समय से पहले एक बदबूदार कीड़ा खाया था। उसकी जागरूकता अजीब है, वो बहुत सारी ऐसी गैस छोड़ता है जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। और एक और है जिसने मेंढक खाकर जागरूकता पाई है, वो बहुत तेज आवाज कर सकता है, कम नहीं आंकना चाहिए। लिनियाओ मेरे पीछे खड़ा होकर नए 2 जागरूक लोगों की ताकत के बारे में रिपोर्ट कर रहा था। सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। ये दोनों जागरूकता खाने के बाद हुई हैं। सुपर 5 जागरूक नहीं है, लेकिन ऐसे जागरूकों से निपटना थोड़ा मुश्किल होता है। उनकी हमलावर और रक्षा की क्षमता सुपर 5 जितनी मजबूत नहीं हो सकती, लेकिन उनकी ताकतें वाकई सिरदर्द हैं। कुछ चालाक और खतरनाक होती हैं, अगर ध्यान न दिया तो आसानी से फंस जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम वापस हट जाओ, अपनी टीम को संभालो, जो जिंदा है वो तुम्हारे साथ रहे। मैं हाथ हिलाकर होटल की तरफ उड़ चला। शाह वानिरुल ने मुझे उठाकर पूछा, ठीक हो? अभी लड़ाई बहुत जोरदार थी, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? शाह वानिरुल देखते ही मेरी बॉडी की चिंता करने लगी। अभी उसने 2 बड़ी ड्रैगन के टकराने वाली लड़ाई देखी थी। भले ही मैं जीत गया, फिर भी उसे चिंता थी कि कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी। तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा शरीर कितना मजबूत है ये तुम्हें पता नहीं। मैं शरारती मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। मेरी बात सुनते ही शाह वानिरुल के चेहरे पर अचानक शर्म की लाली छा गई। हाय, बहुत बुरा लग रहा है, सच में अभी लिनियाओ को मार डालना चाहिए था।